हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के लिए। जो क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए भी और नीट वालों के लिए भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। बायोमोलिक्यूल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसेंशियल हैं इंसान की ज़िंदगी के लिए, लाइफ के मेंटेनेंस के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए, जितनी भी सारी की सारी ह्यूमन बॉडी के साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उन सब चीज़ों के लिए। बायोमोलिक्यूल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर एसेंशियल फॉर, मैं सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट अंडरलाइन करके लिख लूँगा, लाइफ मेंटेनेंस, सर्वाइवल ऑफ लाइफ, सर्वाइवल के लिए, लाइफ मेंटेनेंस के लिए, एंड फॉर गुड हेल्थ, या जितनी भी तरह की चीज़ें जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। दो सबस्टांसेस आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। नाउ इन बायोमोलिक्यूल्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको बायोमोलिक्यूल्स में देखने को मिलेंगे। इन अदर टर्म बहुत सारे टाइप्स के आपको बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। मैं सिर्फ वही वाले इंक्लूड कर रहा हूँ मोटे मोटे जो आपको स्टडी करने हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। इन बायोमोलिक्यूल्स वी स्टडी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, then we have amino acids, and these amino acids combine to form proteins. Then we have proteins, and then we have vitamins, and then we have enzymes and hormones, right? All these are biomolecules. ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट में सारी जानकारी जो एनसीईआरटी पे है वन बाय वन हम देख लेंगे। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में कौन कौन सी जानकारी आपको देखनी है, कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ में। कार्बोहाइड्रेट जनरली आपके हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी इनको पढ़ा जाता है। एक्चुअली में जो कार्बोहाइड्रेट्स आप होंगे इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है लिख रखा है यहाँ पे, दिस इज CX एंड H2O टाइम्स। ठीक है। मैं इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला आपको देखने को मिल रहा है CXH2O टाइम्स, इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बेसिकली कार्बन के हाइड्रेट्स होंगे। कार्बन होगा और साथ में वाटर प्रेजेंट होगा। अच्छा, इसका आइडेंटिफिकेशन आपको कैसे समझ में आ जाएगा? मान लीजिए आपने क्या कर लिया, आपने ग्लूकोज कंसिडर कर लिया, लेट्स से C6H12O6। ठीक है। और इस ग्लूकोज पे अगर आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा दीजिएगा, H2SO4 लगा दो, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ आपके पास कार्बन बचेगा और सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हट जाएगा। सबका सब वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा और सिर्फ आपके पास कार्बन ब्लैक बचेगा। ओनली कार्बन ब्लैक। इससे आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स बने थे वो वाटर और कार्बन के बने हुए हैं। कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि वाटर और कार्बन के आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। इनका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CX एंड H2O टाइम्स, राइट। अच्छा, केमिकली इनको आप कैसे डिफाइन करते हैं? जो इनका केमिकल डेफिनेशन होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकली इनको डिफाइन किया जाता है कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे, या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन आपको देखने को ना मिले, बट उन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करने पे ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएं। ठीक है। मैं इजी करके बता देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स होंगे। पहली बात तो इनमें क्या होना चाहिए कि बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इन बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के साथ या तो CHO ग्रुप होना चाहिए या तो C+O ग्रुप होना चाहिए। कुल मिला के या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप या तो कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, या तो ऐसे कंपाउंड्स जस्ट लाइक पॉलीसैकेराइड्स जिनमें आपको एल्डिहाइड एक्चुअली में देखने को मिलता नहीं है, या एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप बॉन्डिंग में एंगेज हो जाते हैं तो ये आपको अपेरेंटली देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप क्या करते हैं, जब पॉलीसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो इनको हाइड्रोलिसिस करने के बाद आप देखेंगे कि ग्लूकोज बन जाएगा। जो बेसिक यूनिट, जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उन यूनिट्स में जिनमें ये कन्वर्ट हो गए, जो सिंपलर यूनिट्स आपके होंगे, जिन भी सिंपलर यूनिट्स में ये कन्वर्ट हो गए, उनमें ये ग्रुप आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर उनमें ये CHO ग्रुप और C+O ग्रुप आपको अपेरेंटली देखने को मिल जाते हैं। दैट इज़ वाई डेफिनेशन दो तरीके से है। एक तो ये कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट हो, या फिर ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये देखने को मिल नहीं रहा है बट हाइड्रोलाइज करने के बाद जो बन रहा है उनमें ये ग्रुप देखने को मिल जाएं। उनको हम बोल देंगे कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें आपको
ये कंपाउंड देखने को, ये कंपोनेंट देखने को मिल जाएं, या जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी केटोनिक कंपोनेंट आपको मिल जाएं। और एक और इंपॉर्टेंट बात इसके साथ में कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर एबल टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, ये ऑप्टिकली एक्टिव आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कार्बोहाइड्रेट्स में टर्म आपको देखने को मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट टर्म, ये और सेकेराइड टर्म एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड कैसे होते हैं एक्चुअली में, जो कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे लिख रखा है देखिएगा, जो सेकेराइड टर्म है वो टेबल शुगर के लिए यूज़ की जाती है, जो संस्कृत वर्ड है नीचे लिख भी रखा, आप देख सकते हैं यहाँ से, जिसका एक्चुअली में मतलब शुगर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर आपस में रिलेटेड हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर, सैकराइड्स का मतलब शुगर होगा। दो डिफरेंस भी इनमें होगा, डिफरेंस ये होगा कि जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सबके सब शुगर नहीं होते हैं, बट जितने भी सैकराइड्स हैं वो सबके सब शुगर में आ जाते हैं, क्योंकि आपके जो पॉलीसैकराइड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स तो होंगे बट वो शुगर्स नहीं होते हैं, वो नॉन शुगरी होते हैं, नॉन स्वीट हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिल जाता है वो आपका ग्लूकोज है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। और एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकराइड्स, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अदरवाइज इस पूरे कार्बोहाइड्रेट्स में मोटी मोटी बात आपको ये याद रखनी है कि सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, मैं एग्जाम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट इज इनका जो केमिकल डेफिनेशन है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विच कंटेन दीज कंपोनेंट्स आर द कंपाउंड विच यील्ड दीज डेरिवेटिव्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिख रखा है नीचे देख सकते हैं आप, हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिख रखा है और दूसरा फ्रुक्टोज का एग्जांपल लिख रखा है, ठीक है। ये जो ग्लूकोज आपको देखने को मिल रहा है, इस ग्लूकोज में आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, बहुत सारे, और साथ में ये एल्डिहाइड ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, राइट। दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सिमिलरली फ्रुक्टोज में बहुत सारे OH ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, एंड दिस इज केटोनिक ग्रुप, सो दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। अच्छा, उसके बाद इन कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, जनरली मोनोसैकराइड्स का क्लासिफिकेशन वो बेस्ड होता है कि कितने कार्बन आपके प्रेजेंट होंगे कार्बोहाइड्रेट में और कौन सा ग्रुप आपका प्रेजेंट होगा। अगर तो 3 कार्बन आपके प्रेजेंट हो जाएं तो इसका एक जनरल टर्म हम यूज़ करते हैं, इसको हम ट्रायोस पढ़ते हैं। अगर 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे किसी कार्बोहाइड्रेट में तो इसके लिए जनरल टर्म यूज़ की जाती है ट्रायोस। अगर 4 होंगे तो टेट्रोस, ये बहुत सिंपल सा है। 5 होंगे तो पेंटोस, 6 होंगे तो हेक्सोस और 7 होंगे तो हेप्टोस। सिमिलरली अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट हो फिर उसको हम क्या पढ़ लेंगे, अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट हो जाए और 3 कार्बन वाला कोई कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिल जाए तो इसको हम पढ़ लेंगे एल्डोट्रायोस, राइट। ये एग्जांपल लिख रखे हैं। 4 वाला हो जाए तो एल्डोटेट्रोस, 5 वाला हो जाए तो एल्डोपेंटोस, देन एल्डोहेक्सोस, देन एल्डोहेप्टोस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगले वालों में भी सेम, से मान लीजिए कीटो हो जाए तो मैं लिख लूँगा लेट से कीटोहेक्सोस, अगर 6 वाला हो जाए कीटोपेंटोस, इस तरीके से, ठीक है। और ये डिफरेंट इनके एग्जांपल्स दे रखे हैं। एग्जांपल्स उतने ज़रूरी नहीं है, ये वाला पोर्शन एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये हल्का सा पोर्शन है कि इनके जनरल टर्म्स क्या क्या होंगे और इनके क्या क्या एग्जांपल होंगे। आपको सब एग्जांपल ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला पोर्शन हल्का सा है, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, इससे जीके बॉक्स में पहले भी सवाल आ रखे हैं और हर बार इससे जीके बॉक्स में सवाल आता है। वो है कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इंटू 3 क्लासेस, दैट इज़ मोनोसैकराइड्स, देन ओलाइगोसैकराइड्स एंड देन पॉलीसैकराइड्स। तो 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। वी हैव मोनोसैकराइड्स, देन ओलाइगोसैकराइड्स एंड देन पॉलीसैकराइड्स, ठीक है। मैं इजीली इस फॉर्म में इसको लिख लेता हूँ, देखिएगा जब भी एग्जाम में आएगा आपको इसी फॉर्म में लिखना है। मान लीजिए आपको क्लासिफिकेशन पूछ ले तो आप एक साइड से मोनोसैकराइड लिख के चलेंगे, यहाँ पे आप मोनोसैकराइड्स लिख लेंगे, यहाँ पे आप ओलाइगोसैकराइड लिख लेंगे और यहाँ पे आप पॉलीसैकराइड लिख लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको पता होगा। मोनोसैकराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज करना पॉसिबल ना हो, ये ऑलरेडी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। सो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, ओलाइगोसैकराइड्स वो जिनको हाइड्रोलाइज करना पॉसिबल हो और 2 से 10 यूनिट आपको देखने को मिल जाएं हाइड्रोलिसिस करने के बाद, और ये वाले हैं जिनमें आपको 10 या 10 से ज़्यादा यूनिट्स देखने को मिल जाएंगे हाइड्रोलिसिस करने के बाद। 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड यूनिट्स बन जाएंगे हाइड्रोलिसिस करने के बाद, ठीक है। ये स्वीट टेस्ट के हो जाते हैं, दीज आर स्वीट इन टेस्ट, ये भी आपको स्वीट टेस्ट के देखने को मिल जाते हैं,
बट ये वाले स्वीट टेस्ट के नहीं होते हैं। अब इनमें एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। लेट्स से दिस इज ग्लूकोज, लेट्स से वी हैव फ्रुक्टोस, वी हैव आलोस, मानोस, राइबोस, बहुत सारे। एंड देन वी हैव डाइसेक्राइड्स, ट्राई ओलाइगो में आपकी बहुत सारी क्लासेस आती हैं, लाइक वी हैव डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। मान लीजिए मैंने लैक्टोस लिख दिया या सुक्रोस लिख दिया, एट्सेट्रा, माल्टोस, रेफिनोस, बहुत सारे इसमें देखने को मिल जाएंगे आपको। एंड पॉलीसेक्राइड में आपको सेल्यूलोस देखने को मिल जाएगा, ग्लाइकोजन देखने को मिल जाएगा, स्टार्च, गम्स, एट्सेट्रा, राइट। सो मोनोसेक्राइड वो जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, और ओलाइगोसेक्राइड वो जिनको हाइड्रोलाइज करना पॉसिबल होता है, 2 से 10 यूनिट आपको देखने को मिल जाएंगे। और पॉलीसेक्राइड्स वो जिनको हाइड्रोलाइज करने पे 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स जनरेट हो जाएं। और ये कुछ एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये नीचे चीज़ें लिख रखी हैं इनके बारे में, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर रखा है वही नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। सो मोनोसेक्राइड्स, ये ओलाइगोसेक्राइड्स 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, ये भी हम देख लेंगे। और इसमें बहुत सारी क्लासेस आपको मिलती हैं, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रा, पेंटा, एट्सेट्रा, राइट। ये एग्जांपल्स कुछ दे रखे हैं इनके, डाइसेक्राइड्स के एग्जांपल लिख रखे हैं। ये ट्राइसेक्राइड में रेफिनोस लिख रखा है, टेट्रासेक्राइड में आपका स्टेखियोस लिख रखा है, और पेंटासेक्राइड में आपका वेर्बेस्कोस लिख रखा है। ये एग्जांपल ज़रूरी नहीं, आपको सिंपली डाइसेक्राइड्स वाले एग्जांपल ध्यान में रखने, क्योंकि एनसीईआरटी पे बाकी वाले नहीं लिख रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पॉलीसेक्राइड्स, वो वाले जिनमें 10 से ज़्यादा यूनिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, उनको हम पॉलीसेक्राइड कहेंगे, राइट। अच्छा जी, ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सो अभी तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होंगे, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का क्या डेफिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे इनका क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स, ओलाइगोसेक्राइड्स में और पॉलीसेक्राइड्स में। अभी तक की इंपॉर्टेंट बात एग्जाम के हिसाब से सिर्फ ये थी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमको ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी अबाउट ग्लूकोज। अब आपको ग्लूकोज की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अच्छा, ग्लूकोज के बारे में क्या क्या जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो मैं लिख लेता हूँ। ग्लूकोज का जनरल फार्मूला C6H12O6, ये सबको पता होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ग्लूकोज है, दिस इज़ अ डेक्स्ट्रो शुगर। डेक्स्ट्रो शुगर, डेक्स्ट्रो शुगर, इसके 2 नाम हैं। एक तो डेक्स्ट्रो शुगर इस हिसाब से कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है, और दूसरा इसका ये कमर्शियल नेम भी होगा। जो डेक्स्ट्रो शुगर है इसका कमर्शियल नेम भी हो जाता है। Now then it is a reducing sugar. Another important feature is it is a reducing sugar. And reducing sugars are those which are able to reduce Tollern reagent, ये भी हम रिएक्शन में देख लेंगे, and Fehling solution. Reducing sugars are those, ये important है, this is also important. Reducing sugars are those which are able to reduce Tollern reagent and Fehling solution. One of the beautiful example is glucose. Glucose एक reducing sugar होगा। अच्छा, इसके बाद ग्लूकोज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि ग्लूकोज आपका एल्डो हेक्सोस होगा। इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे। इट्स अ काइंड ऑफ एल्डो हेक्सोस। एल्डो हेक्सोस नेचर का आपको ये देखने को मिल जाएगा। अच्छा, देन वी हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रखा। आपको कैसे ये बनाना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपने इसको फिशर फॉर्म में अगर बनाना है तो आप पहले वाले कार्बन पे CHO ग्रुप रख लेंगे, कार्बन नंबर 1 पे इसका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और उसके बाद कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5 आप वर्टिकल लाइन से भी बना सकते हैं, और कार्बन 6 पे CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब जो कार्बन नंबर 2 होगा इस पे H लेफ्ट साइड पर, OH राइट साइड पे होगा, और जो कार्बन 3 होगा यहाँ पे कन्फिग्रेशन में चेंज आ जाता है, OH लेफ्ट पे हो जाएगा और H लेफ्ट राइट पे हो जाएगा। देन सिमिलरली ऊपर वाला जैसा था वैसे ही हो जाएगा, देन HOH एंड देन वी हैव HOH। दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इट्स वेरी सिंपल। पहले कार्बन पे CHO, देन वी हैव HOH, देन वी हैव OHH, देन HOH एंड सिमिलरली एट द एंड वी हैव CH2OH, ठीक है। अच्छा, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज का देखने को मिल रहा है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल रहा है आपको, प्लस साथ साथ में आप नोट करेंगे कि इस पूरे मॉलिक्यूल में आपको OH ग्रुप देखने को मिल रहे हैं 5। ये OH ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे OH ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, देन दिस OH ग्रुप, देन दिस OH ग्रुप एंड देन दिस OH ग्रुप, ठीक है। ये जो लास्ट वाला OH ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है CH2OH वाला, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप, राइट। और ये जो बाकी वाले आपको 4 देखने को मिल रहे हैं, दिस आर 2 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप्स, दिस आर 2 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप्स, राइट। अच्छा, उसके बाद इस पूरे मॉलिक्यूल में अगर मैं कायरलिटी की बात कर लूँ, कायरल सेंटर्स की बात कर लूँ, तो ये वाला सेंटर आपका कायरल होगा। कायरल सेंटर, ये कायरल कार्बन, वो कार्बन जिसके साथ लगे हुए चारों के चारों ग्रुप, चारों तरफ आपका डिफरेंट ग्रुप देखने को मिल जाए, तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4 मिलेंगे। सो नंबर ऑफ कायरल कार्बन हो जाएंगे 4। सो नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज इक्वल टू 4। और कायरल कार्बन अगर 4 हो गए तो इसमें स्टीरियो आइसोमर जो आप देखेंगे,
स्टीरियो आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स, उनको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2n एंड दैट इज इक्वल टू 2 4 विच इज इक्वल टू 16। सो कुल मिला के ग्लूकोज 16 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो ग्लूकोज के 16 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट बात, ये जो ग्लूकोज आपने देख रखा है, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में जो लास्ट कायरल सेंटर होगा, इस लास्ट कायरल सेंटर पे जो OH ग्रुप का पोजीशन होगा, इस OH ग्रुप का पोजीशन डिसाइड करता है कि ग्लूकोज का कन्फिग्रेशन क्या होगा। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स में लास्ट कायरल सेंटर होगा, लास्ट कायरल कार्बन पे OH का पोजीशन डिसाइड करता है कन्फिग्रेशन को। अगर तो आपका OH राइट साइड पे हुआ देन दिस इज नोन एज डी कन्फिग्रेशन। दिस इज कॉल्ड डी कन्फिग्रेशन, इट बिलोंग्स टू डी कन्फिग्रेशन। और अगर OH लेफ्ट साइड पे हुआ, OH अगर आपका लेफ्ट साइड पे हुआ then this is known as L configuration. Remember this is capital L and capital D, not small n and small d. स्मॉल डी और स्मॉल एल आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है। तो आप मुझे बताइए, ये जो ग्लूकोज आपको देखने को मिल रहा है, इस ग्लूकोज में OH ग्रुप का पोजीशन कहाँ होगा? राइट साइड पे। सो दैट इज वाई दिस इज नॉन एज डी ग्लूकोज। ठीक है, सो डी आपका कन्फिग्रेशन बता रहा है। नाउ सिमिलरली जब इस ग्लूकोज को आप पोलैरिमेट्रिक में डाल के देखेंगे और इसका जब आप ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऑप्टिकली एक्टिव के साथ साथ में ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पर रोटेट करता है। सो ये जो PPL को रोटेट कर देगा राइट साइड पे, राइट एंगल पे। दैट इज वाई दिस इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सो रिमेंबर दिस, ये बिल्कुल अलग टर्म है और डी कन्फिग्रेशन बिल्कुल अलग टर्म है। सो इसको हम स्मॉल डी से या प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सो इसका जो मैं नाम लिखूंगा दैट विल बी डी एंड प्लस एंड साथ में ग्लूकोज, राइट। सो दिस इज डी प्लस ग्लूकोज। सो यहाँ पे डी क्या बता रहा है सर? डी कन्फिग्रेशन बता रहा है कि जो लास्ट कायरल सेंटर होगा उस पर OH राइट साइड पे होगा। प्लस क्या बता रहा है? प्लस ऑप्टिकल एक्टिविटी बता रहा है। जो प्लस आपका है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी बता रहा है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब कि इस प्लस के साइन का ये मतलब होगा कि ये PPL को राइट साइड पे रोटेट कर सकता है। सो ये डी और प्लस दोनों टर्म्स याद रखिएगा। और जो बीच में मैंने स्लैश रखा है जस्ट गैप के लिए है, ये कोई माइनस नहीं है, सिर्फ गैप के लिए रखा हुआ है। सो दिस इज डी प्लस ग्लूकोज, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर यही OH ग्रुप लेफ्ट पे हो जाए, देख लीजिए बहुत बेहतरीन सा इमेज आपको देखने को मिल रहा है। ये लास्ट कायरल सेंटर था, बताइए इस लास्ट कायरल सेंटर पे OH राइट पे, और सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लास्ट कायरल सेंटर पे OH आपको लेफ्ट पे देखने को मिल जाएगा। तो इस OH का पोजीशन राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा, ये डिसाइड करेगा कि जो आपका कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा। अगर तो राइट साइड पे हो तो डी कन्फिग्रेशन, और अगर लेफ्ट साइड पे हो तो एल कन्फिग्रेशन। सो दिस इज डी ग्लूकोज एंड दिस इज एल ग्लूकोज एंड बोथ दीज आर एनेंशियोमर्स टू ईच अदर। बोथ दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस टू ईच अदर, ये आपको पता है। सो दोनों के दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, दोनों के दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं। ठीक है, सो ये डी ग्लूकोज से जाएगा और एल ग्लूकोज, एंड दिस एल ग्लूकोज इज नॉट नेचुरली अक्रिंग, वी कैन नॉट डाइजेस्ट दिस। ये ध्यान में रखिएगा, एल ग्लूकोज आपका सिंथेटिकली बनाया जा सकता है बट ये नेचुरली अक्रिंग नहीं होता, इसको डाइजेस्ट ह्यूमन बॉडी नहीं कर सकता। ओके, अच्छा, ये ऑप्टिकल एक्टिव जो मैंने ऊपर बता दिया वो ये लिख रखा है यहाँ पे कि अगर राइट साइड पे रोटेट कर रहा है तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस साइन से लिख लेते हैं, अगर लेफ्ट साइड पे रोटेट कर ले तो इसको लेवर रोटेटरी और माइनस साइन से भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिकल रोटेशन का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा। ये आपका पोलैरिमेट्रिक ट्यूब है, ये आपका पोलैरिमेट्रिक ट्यूब होगा। इस पोलैरिमेट्रिक ट्यूब में सैंपल प्रेजेंट होता है जिसका ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको चेक करना होता है। फिर आप क्या करते हैं, एक अनपोलराइज लाइट का सोर्स ले लेते हैं एंड उसको पोलराइजर से पास करने के बाद लाइट को पोलराइज कर देते हैं जो एक ही वाइब्रेशन में चल रहा होता है, और उसके बाद पोलैरिमेट्री से इसको पास कर लेते हैं जिसमें सैंपल होता है। और पोलैरिमेट्री से पास करने के बाद अगर तो रोटेशन हो गया, अगर तो PPL रोटेट हुआ, PPL रोटेट होने का मतलब ये होगा कि आपका जो सबस्टांस रहा होगा, जो सैंपल रहा होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये पोलैरिमेट्रिक टेक्निक है, कंप्लीटली एक पोलैरिमेट्रिक टेक्निक आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। अच्छा, उसके बाद ग्लूकोज की ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम ग्लूकोज के रिएक्शंस को कंसिडर करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे आप ग्लूकोज के रिएक्शंस। सो मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ फिर से दिस वे। अब बताइए, उसके बाद CHOH 4 टाइम्स था तो मैं नॉर्मली इस फॉर्म में लिख लेता हूँ एंड देन CH2OH। सो मैंने क्या किया, जब ग्लूकोज लिखा तो ग्लूकोज में आपने देखा था CHO के बाद आपके CHOH 4 टाइम आ रहे थे, तो मैंने क्या कर दिया, सिंपली CHOH को 4 टाइम लिख के नॉर्मली इस फॉर्म में लिख दिया, सो दैट कि मैं रिएक्शंस में इसको इजीली कर पाऊँ, बड़े बड़े स्ट्रक्चर ना बनाने पड़े। और फिर हम इसके रिएक्शंस देखेंगे। सो कौन तरह के रिएक्शन ही शो करता है, बहुत सारे रिएक्शंस ही शो कर सकता है। वो एल्कोहलिक ग्रुप की वजह से भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से भी हो सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन शो कर लेता है, रिडक्शन शो कर लेता है, ये अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से एसाइलेशन शो कर लेता है, ओसाजोन फॉर्मेशन दिखाता है, लाइक बहुत सारे रिएक्शंस दिखा देगा। सो जो रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन हम वही कर लेंगे। सो इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर,
पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। जब ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो रिमेंबर दिस ओनली दिस CHO ग्रुप गेट ऑक्सीडाइज। ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ये सिर्फ आपका CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा और CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करने के बाद COH में कन्वर्ट कर देगा, बाकी सारा का सारा ग्रुप सेम देखने को मिल जाएगा। देन वी हैव CHOH 4 टाइम्स एंड देन सिंपली CH2OH, ठीक है। सो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एंड दिस मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। सो आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, JK बॉस में भी और CBSE में भी, कि हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोनिक एसिड। सो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसी ग्लूकोज को मैं क्या कर दूँ, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर दूँ, नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करने पे CHO ग्रुप भी ऑक्सीडाइज कर जाएगा और साथ साथ में जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप था ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो सिंपली यहाँ पे भी COH आ जाएगा और यहाँ पे भी आपको COH देखने को मिल जाएगा और ये जो आपके प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप थे ये बिल्कुल आपको सेम देखने को मिल जाएंगे। देन वी हैव CHOH 4 टाइम्स, कुछ इस तरीके से, राइट। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड सैक्रिक एसिड, दिस इज ग्लूकोसैक्रिक एसिड, दिस इज सैक्रिक एसिड। सो सैक्रिक एसिड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये आगे इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ये दोनों के दोनों कौन से रिएक्शंस आ जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर ये ग्लूकोनिक एसिड पे मैं नाइट्रिक एसिड लगा दूं, मान लीजिए मैंने ग्लूकोनिक एसिड बना दिया और उसके बाद इस पे मैंने नाइट्रिक एसिड लगा दिया, तो ये भी क्या कर देगा, ग्लूकोनिक एसिड को सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सो ये आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिल जाएंगे। देखिए लिख रखा है यहाँ पे। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में आप क्या करेंगे, हाइपोब्रोमस एसिड के साथ जब ट्रीट करेंगे, ये जो अपने HBr ब्रोमीन वाटर ले रखा है तो ये बेसिकली यहाँ से HOBr बना लेता है, वो दोनों बातें सेम है। सो हाइपोब्रोमस एसिड के साथ रिएक्शन करने पे CHO ग्रुप आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका नीचे एक मेडिकल इंपॉर्टेंस भी लिख रखा, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर इसी को मैं नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दूँ तो ये भी आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा और कुल मिला के सैक्रिक एसिड बन जाएगा, ग्लूकोसैक्रिक एसिड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहीं पर इंक्लूड कर लेता हूँ नंबर नेक्स्ट रिएक्शंस। इसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर इसी ग्लूकोज का रिएक्शन, अगर इसका रिडक्शन करवा लिया जाए, ठीक है, इसका रिडक्शन रिएक्शन कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, इसको NaHG के साथ ट्रीट कर लिया, सोडियम एमलगम के साथ, या NaBH4 भी मैं लगा सकता हूँ अल्टरनेट इसका, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है दोनों के दोनों। अच्छा, ये क्या कर लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट है बट ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। सो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये सिर्फ CHO ग्रुप को रिड्यूस कर देगा और रिडक्शन किस में हो जाएगा, जब CHO ग्रुप रिड्यूस हो जाता है तो इट फॉर्म CH2OH, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है, बाकी सब के सब सेम रहेंगे। सो वी हैव CHOH 4 टाइम्स एंड देन CH2OH। सो दिस इज सिंपली पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, हाइड्रोक्सी अल्कोहल, या इसको हम सॉर्बिटोल भी पढ़ लेते हैं या एल्डिटोल भी पढ़ते हैं। सो सॉर्बिटोल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा और जब आप NaBH4 या सोडियम एमलगम के साथ इसको ट्रीट कर लेंगे। सिमिलरली अगर मैं इससे खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट लगा दूं, मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको ट्रीट कर लिया HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। सो HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये क्या कर देगा, सबके सब जितने भी आपको ये ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं सब हट जाएंगे और कुल मिला के इन सबको कन्वर्ट करके हेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। सो देयर इज सिंपली फॉर्मेशन ऑफ हेक्सेन, एन हेक्सेन। सो इसको एन हेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब HI के साथ रिडक्शन किया जाए रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में तो ग्लूकोज रिड्यूस होकर एन हेक्सेन बना देता है। ये आपको दो चीज़ें बताता है, रिएक्शन से आपको दो चीज़ें पता चलती हैं, दो चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये इस रिएक्शन को देखते हुए कि कार्बन कंटेन दिस ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन्स, ग्लूकोज हैज़ 6 कार्बन्स, एक बात ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन्स थे वो 6 कार्बन लीनियर चेन में थे, एंड हैविंग लीनियर चेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि बताइए ग्लूकोज में लीनियर चेन प्रेजेंट होगा, ये आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं। सो ऑन ट्रीटमेंट विद HI इन रेड फास्फोरस, इससे आप कंफर्म कर सकते हैं। इट फॉर्म्स एन हेक्सेन, जो आपको ये कंफर्म करवाता है कि इसमें जो 6 कार्बन रहे होंगे वो ओपन चेन में रहे होंगे, इस लीनियर चेन में रहे होंगे। दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि आपको पता है साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बट ओपन चेन में एग्जिस्ट करेगा, इसका कंफर्मेशन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद ये जो CHO ग्रुप हैं, इन CHO ग्रुप की वजह से कौन कौन सा रिएक्शन आपको देखने को मिल जाता है, ये दो रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट। सो पहला रिएक्शन विद HCN। सो HCN
जब आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे सायानोहाइड्रिन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये जो Cn है, Cn नेगेटिव आके कार्बन पे ऐड हो जाएगा और डबली बॉन्डेड जो ऑक्सीजन था उस पर आके H ऐड हो जाएगा। सो कुल मिला के ये C, इस C के साथ में H प्रेजेंट था, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके O के साथ में HCN का OH जुड़ गया और Cn आके इस कार्बन पे जुड़ गया, ये कुछ इस तरीके से, और बाकी सारे के सारे ग्रुप सेम। देन वी हैव CHOH 4 times and then we have CH2OH. This is known as cyanohydrin. So cyanohydrin का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज ग्लूकोसायानोहाइड्रिन, दिस इज ग्लूकोसायानोहाइड्रिन, सायानोहाइड्रिन का फॉर्मेशन, सायानोहाइड्रिन, दिस इज ग्लूकोसायानोहाइड्रिन, राइट। सो ग्लूकोसायानोहाइड्रिन। अच्छा, ये रिएक्शन क्या कंफर्म करता है सर? क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप में ये एल्डिहाइडिक ग्रुप तो आपको दिख रहा है, बट रिएक्शन के टाइम पे तो एल्डिहाइड ग्रुप आपको पता नहीं होगा। सो ये रिएक्शन करने पे हमें ये कंफर्मेशन मिलेगा कि जो आपका ग्लूकोस रहा होगा उस ग्लूकोस में कार्बोनाइल ग्रुप रहा होगा, क्योंकि जो HCN के रिएक्शंस हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस HCN के साथ होंगे, वो सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप दे देता है। सो ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि आपके ग्लूकोस में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सिमिलरली इसी रिएक्शन का कंफर्मेशन एक और तरीके से आपको मिल जाता है, एंड दैट इज बाय ट्रीटिंग विद हाइड्रोक्साइलअमीन NH2OH। अच्छा, जब आप NH2OH हाइड्रोक्साइलअमीन के साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे इसको, सो हाइड्रोक्साइलअमीन के साथ, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज हाइड्रोक्साइलअमीन, क्योंकि एग्जाम में ऐसा बोल देगा कि बताइए रिएक्शन ग्लूकोज के हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोक्साइलअमीन के साथ, सोडियम एमलगम के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि किस रिएजेंट की बात की जा रही है। रिएजेंट का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सो जब आप रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्साइलअमीन के साथ, देखिए कैसे रिएक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ये वाले 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से CHO का ऑक्सीजन हटा दीजिए वाटर के फॉर्म में, और बाकी जो चीज़ें बच रही है उनको जोड़ दीजिए। सो बाकी क्या बचेगा, ये C एल्डिहाइड का, इसके साथ में H था, और यहाँ से आ जाएगा NOH। सो डबल बॉन्ड जैसे था वैसा ही, और यहाँ से मैं जोड़ दूंगा NOH, और बाकी सारे ग्रुप सेम के सेम। सो यहाँ पे CHOH 4 times जोड़ दिया मैंने, एंड देन वी हैव CH2OH, राइट। एंड दिस इज नोन एज ऑक्जिम, या ऑक्जाइम भी इसको पढ़ते हैं। सो दिस इज ग्लूको ऑक्जिम। सो ग्लूको ऑक्जिम का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ऑक्जाइम्स का या ऑक्जिम्स का फॉर्मेशन। और ये दोनों के दोनों रिएक्शन कंफर्म करते हैं कि आपका जो ग्लूकोस रहा होगा उसमें कार्बोनाइल प्रेजेंट रहा होगा। सो ये कंफर्म करता है, कंफर्म कार्बोनाइल ग्रुप। ये दोनों रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप का कन्फर्मेशन देते हैं, सायानोहाइड्रिन का फॉर्मेशन भी और ऑक्जिम्स का फॉर्मेशन भी, दोनों के दोनों ये कन्फर्मेशन आपको दे देंगे। अच्छा, एक लास्ट रिएक्शन मैं इसमें लिख लेता हूँ जो NCERT ने इस पर लिख रखा है, और वो है इसका एसाइलेशन रिएक्शन, कि इस जो आपके OH ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, इन OH ग्रुप की वजह से भी कोई रिएक्शन आपको देखने को मिल जाता है, दैट इज एसाइलेशन रिएक्शन। सो हम क्या करेंगे, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर लेंगे, AC2O, या आप चाहो तो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, दैट इज C+O, देन वी हैव O, एंड देन C+O एंड CH3। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आप इसको ट्रीट करेंगे तो जितने भी OH ग्रुप होंगे सब जगह पे एसाइलेशन हो जाएगा, और जो आपका CHO ग्रुप था वो सेम रहेगा। सो ये जो CHO ग्रुप था ये बिल्कुल सेम रहेगा, और बाकी ग्रुप्स पे एसाइलेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे CHO दिखेगा, ये जो ग्रुप थे ना आपके CHOH, आपको कुछ नहीं करना, बस H हटा के एसाइल ग्रुप लगा देना, ये वाला ग्रुप लगाना है आपको, H हटाना है और ये वाला ग्रुप अटैच करना है बस, ठीक है। सो मैं क्या कर दूंगा, H हटाऊंगा, सो इसका मतलब यहाँ पे O जैसा था वैसा ही रहेगा, और वो H जो मैंने हटाया उसके साथ में मैंने एसाइल ग्रुप लगा दिया, दैट इज C+O CH3। 4 टाइम ये जोड़ दीजिए, और लास्ट वाले पे आपको पता था जो CH2OH था, तो मैंने CH2O ऐसे ही लिखा और वो H हटा दिया, और उस H को हटाने के बाद कौन सा ग्रुप लगा दिया, C+O CH3, ये एसाइल ग्रुप। सो दिस इज पेंटा एसिटेट, दिस इज पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोस, या ग्लूकोस पेंटा एसिटेट। सो ग्लूकोस का पेंटा एसिटेट फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। दीज आर दी केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोस। सो ब्रोमीन वाटर के साथ विद सम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट विल फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड, देन विद नाइट्रिक एसिड, सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट विल फॉर्म सैक्रिक एसिड, then with sodium amalgam it will undergo reduction and will form sorbitol, and then with HI in presence of red phosphorus it undergo complete reduction and there is formation of N-hexane. Then it shows addition, it shows reactions of CHO group, CHO group की वजह से भी reaction show कर लेगा, that is reaction with HCN and reaction with hydroxylamine, then it forms cyanohydrins and it form oximes, and then it undergo acylation as well due to the presence of OH groups and it form glucose pentacetate। ये इसके chemical reactions आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। Similarly अगर मैं आपको इस तरीके से लिख के दे दूं, मैंने स्टार्टिंग में भी ये लिखा था that it is a reducing sugar, it is a reducing sugar,
सो रिड्यूसिंग शुगर होने के कारण इट कैन रिड्यूस टोलन रिएजेंट एंड फैलिंग सोल्यूशन, ठीक है। मैं दोनों के दोनों एक साथ लिख लेता हूँ। सो लेट्स से मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया टोलन रिएजेंट के साथ, दैट इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, राइट, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, या मैंने इसको ट्रीट करवा दिया CO+2 के साथ, फैलिंग सोल्यूशन के साथ। सो टोलन और फैलिंग दोनों को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, ग्लूकोनेट आयन में। सो दिस विल बी CO नेगेटिव, देन CHOH 4 टाइम्स एंड देन CH2OH, ठीक है। ये लिख दिया मैंने ऊपर, देखिएगा सेम, बस CHO किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO नेगेटिव में टोलन रिएजेंट के साथ, और यहाँ पे फैलिंग सोल्यूशन के साथ। दोनों में सेम बनेगा, बस टोलन में बनेगा आपका 2 टाइम्स Ag, और यहाँ पे सेम बस प्लस साथ में बन जाएगा आपका CO2O, जो आपको रेड PPTs दे देता है, ठीक है। आपको ये पता है, और ये रेडिश कलर आपका कंफर्म करता है कि जो आपका ग्रुप रहा होगा उसमें एल्डिहाइडिक या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा बेसिकली, सो उसमें CHO ग्रुप रहा होगा, ठीक है। सो एल्डिहाइड क्योंकि इसमें प्रेजेंट है तो इसलिए ये टोलन और फैलिंग दोनों को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है, ठीक है, रिएक्शन से। ये NCERT पे दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये NCERT पे इसके रिएक्शंस दे रखे हैं। HI के साथ हीट करेंगे एनहेक्सेन बन जाएगा, हाइड्रोक्साइलामीन के साथ आपके ऑक्सिम्स का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, HCN के साथ सायानोहाइड्रिन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और ये रिएक्शन कंफर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि दोनों के दोनों रिएक्शन कंफर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर लेंगे तो किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड का, और ये भी इंडिकेट करता है कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रोमीन वाटर सिर्फ CHO को, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो CHO को ही ऑक्सीडाइज कर पा रहा है। अच्छा, उसके बाद एसाइलेशन जब आप करेंगे तो एसाइलेशन कंफर्म करता है कि इसमें 5 CHO ग्रुप रहे होंगे। ये हर पॉइंट, ये NCERT का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ 5 OH ग्रुप्स पे ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और ये जो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। और ये जो आपका सैक्रिक एसिड से ग्लूकोनिक एसिड, ये कंफर्म कर लें, ठीक है ना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात एक और कि जब आपने ऑक्सीडेशन किया था नाइट्रिक एसिड के साथ तो ग्लूकोनिक एसिड नहीं बना था, सैक्रिक एसिड बना था। ग्लूकोनिक एसिड आपका किस में बन गया था, जो ब्रोमीन वाटर के साथ किया था। अच्छा, ये नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करने में जो सैक्रिक एसिड बना, ये कंफर्म करता है कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट था, तभी जाके ये भी ऑक्सीडाइज हो रखा था। आपने देख लिया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप का भी देखने को मिल जाता है, और सैक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स NCERT में जो लिखे गए हैं, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जो ग्लूकोज नहीं देता, और जिन रिएक्शन से ये कन्फर्म हो जाता है कि जो आपका ग्लूकोज था वो बेसिकली साइक्लिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होगा। सो ग्लूकोज सिर्फ ओपन चेन फॉर्म में नहीं होता। अगर आपने ग्लूकोज का कोई सोल्यूशन ले रखा है तो उस ग्लूकोज के सोल्यूशन में ग्लूकोज ओपन चेन में भी प्रेजेंट होगा, और साइक्लिक फॉर्म में भी आपको देखने को मिल जाता है, और इक्विलिब्रियम ज़्यादातर साइक्लिक फॉर्म में हो जाता है। अब इसके लिए आपको कन्फर्मेशन कहाँ से मिलेगा, सो ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म होगा, इसका कन्फर्मेशन आपको 4 रिएक्शन से देखने को मिल जाता है। NCERT पे चारों के चारों लिख रखे हैं। ग्लूकोज क्या करता है, इट डज नॉट रिएक्ट विद it does not react with 2,4-DNP। ये 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं देता। अगर 2,4-DNP के साथ रिएक्शन दे दे तो आपको पता है कि जो कंपाउंड्स आपके बनते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। रेड कलर के कंपाउंड बन जाते हैं, ऑरेंज कलर के कंपाउंड बन जाते हैं, येलो कलर के कंपाउंड बन जाते हैं, लेकिन कुल मिला के ग्लूकोज 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं देता, जो ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में जो CHO ग्रुप था वो हमेशा फ्री नहीं है। एक्चुअली में वो साइक्लिक फॉर्म में इन्वॉल्व हो चुका है, वो हेमी एसिटल बनाने में इन्वॉल्व हो चुका है, और हमेशा फ्री नहीं होगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इट डज नॉट रिएक्ट विद, या मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि इट डज नॉट गिव एडिशन प्रोडक्ट, इट डज नॉट गिव एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाईसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता। और सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन वो सारे कंपाउंड देते हैं जिनमें एल्डिहाइड या केटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, बट ग्लूकोज इसके साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है। ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में जो CHO ग्रुप था वो हमेशा फ्री नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने ग्लूकोज को स्किफ रिएजेंट के साथ ट्रीट किया, अगर आपने इसको स्किफ रिएजेंट में ऐड किया तो आप ये देखेंगे कि स्किफ रिएजेंट में ऐड करने पे ये कलर नहीं देता। इट डज नॉट गिव कलर टू स्किफ रिएजेंट। स्किफ रिएजेंट, रिमेंबर दिस इज स्किफ रिएजेंट नॉट स्किफ बेस। सो स्किफ रिएजेंट में होता क्या एक्चुअली में, अगर आपके पास कोई स्किफ रिएजेंट है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्किफ रिएजेंट ले रखा है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिएजेंट। अगर कोई ऐसा ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, मान लो मैंने RCHO लिख लिया, एल्डिहाइड था, और यहाँ पे मैंने ग्लूकोज लिख दिया।
अगर कोई ऐसा ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है जिसमें CHO ग्रुप फ्री हो, तो इसमें ऐड करने पे इस जो आपका स्किप फ्री एजेंट है, इसमें ऐड करने पे ये कलर दे देता है। पहले स्किप फ्री एजेंट कलरलेस होता है और जैसे ही फ्री एल्डिहाइड वाला ग्रुप इसमें डाला जाए तो ये कलराइज हो जाता है, ये कलराइज हो जाता है, एकदम से पिंक कलर में आ जाता है, ठीक है। बट ग्लूकोस में ऐसा कोई कलर आपको देखने को नहीं मिलता, ये जैसा था वैसा ही रहता है, कलरलेस। इसका मतलब ये कि स्किप फ्री एजेंट इसके साथ रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। हालांकि स्किप फ्री एजेंट के साथ रिएक्शन वो सारे ग्रुप दिखा सकते हैं जिनमें CHO ग्रुप फ्री हो, बट ये रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। ये रिएक्शन इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें CHO ग्रुप हमेशा फ्री नहीं है। सो ये कंफर्म करता है कि CHO ग्रुप आपका हमेशा फ्री नहीं था। स्किप फ्री एजेंट के साथ किसी भी तरह का रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट, ये जो आपने ग्लूकोज पेंटाएसिटेट अभी ऊपर बना रखा था, ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट फॉर्म। अब आप देख सकते हैं इस ग्लूकोज पेंटाएसिटेट फॉर्म में CHO ग्रुप आपको फ्री देखने को मिल रहा है। सो इसका मतलब CHO ग्रुप फ्री है तो रिएक्शन तो होना चाहिए कि आपका हाइड्रोक्साइलामीन के साथ रिएक्शन होना चाहिए, HCN के साथ रिएक्शन होना चाहिए। बट ग्लूकोज का जो पेंटाएसिटेट फॉर्म है, इसका जो पेंटाएसिटेट फॉर्म है, दिस पेंटाएसिटेट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइलामीन। इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइलामीन। ये हाइड्रोक्साइलामीन के साथ रिएक्शन नहीं देता। ये भी कंफर्म करता है कि इसमें जो CHO ग्रुप था वो फ्री नहीं था, वो साइक्लाइजेशन में इन्वॉल्व हो चुका है। सो साइक्लिक स्ट्रक्चर के कन्फर्मेशंस आपको कैसे मिल जाएंगे? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के कन्फर्मेशंस के लिए NCERT पे क्वेश्चन भी है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि साइक्लिक फॉर्म में था या CHO ग्रुप फ्री नहीं था। हमेशा वो इस वजह से कि 2,4-DNP नहीं देगा, NaHSO3 नहीं देगा, स्किप फ्री एजेंट को कलराइज नहीं करेगा, और जो पेंटाएसिटेट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज था वो हाइड्रोक्साइलामीन के साथ रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि सारे के सारे रिएक्शंस हो सकते हैं उन सब एल्डिहाइड्स में जिनमें CHO ग्रुप फ्री हो, बट ग्लूकोज में ये नहीं होते। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज में हमेशा CHO ग्रुप फ्री नहीं होगा, ये साइक्लाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की, इसके हवार्थ स्ट्रक्चर्स की, राइट। अब देखिएगा ये जो आपने ग्लूकोज बना रखा है, अब देखिए इस ग्लूकोज में साइक्लाइजेशन आपको कैसे देखने को मिल जाता है। मैं इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को नीचे बना लेता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बारी, और फिर मैं आपको साइक्लाइजेशन बता देता हूँ कि इसमें कैसे साइक्लाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, कैसे इसके हवार्थ प्रोजेक्शन बन रहे हैं। ओके, सो दिस इज ग्लूकोज, राइट। ये बना लिया मैंने ग्लूकोज। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो ओपन स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज का देखने को मिल रहा है, ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इस साइक्लिक फॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके पीछे की जो थ्योरी है वो ये सजेस्ट करती है कि इस ग्लूकोज में, ये कम कर लीजिए, मैं दोबारा बना लेता हूँ इसको। ये ग्लूकोज जो आपका था, देखिएगा, दिस इज CHO, देन वी हैव दिस HOH, राइट, देन वी हैव OH एंड H, देन वी हैव H एंड OH, and then we have again H and OH and then CH2OH, right? अच्छा, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो लास्ट कायरल सेंटर आपका होगा, इस लास्ट कायरल सेंटर के OH के साथ में ये OH ग्रुप पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से जाके एडअप हो जाता है इस CHO के ऑक्सीजन पे, और कुल मिला के यहाँ पे OH का फॉर्मेशन कर देता है। और जैसे ही ये CHO ग्रुप के O पे ऐड हो जाएगा तो डबल बॉन्ड रिड्यूस, सो कार्बन 1 पे ऐड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से वी हैव दिस C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। अब यहाँ से आप हाइड्रोजन लेके आगे बॉन्ड इस पे शिफ्ट कर गया, यहाँ पे OH बन गया, और इस कार्बन के 3 ही बॉन्ड बच गए और एक यहाँ से जुड़ रखा था, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन 5वें कार्बन का था, ये 5वें कार्बन का ऑक्सीजन आके कार्बन 1 से बॉन्ड बना लेगा। कुल मिला के आपको कार्बन 1 को कार्बन 5 के साथ जोड़ना है ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है। अब देख लीजिए, जब आप इसको जोड़ के लिखेंगे तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा बात को। मैं इसी फॉर्म को बनाने वाला हूँ। यह आ गया आपका C, इस C के साथ में H प्रेजेंट था, वो आपने देख लिया, इस C के साथ में H प्रेजेंट था, ठीक है। अब इस C पे जो O था, उस O पे 5वें कार्बन का H आके जुड़ गया तो OH बन गया, ठीक है। ये भी हमने बना लिया। बाकी सब बातें सेम, ये बाकी सबका सब सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H देखने को मिलेगा, देन H एंड OH। और ये जो कार्बन 5 आपका था, इस कार्बन 5 पे यहाँ पे H था, और इस साइड पे जो O आपको देखने को मिल रहा था, अब वो O क्या कर लेगा, H तो चला गया पहले कार्बन के साथ में, O आके इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना देगा कुछ इस तरीके से, राइट। और साइक्लाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। सो देयर इज हेमी एसिटल फॉर्मेशन। हेमी एसिटल का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के एक तरफ पे OH ग्रुप जुड़ रखा हो, देखिए इस तरफ से OH ग्रुप जुड़ रखा है, और दूसरी तरफ से आपका पूरा का पूरा OR ग्रुप जुड़ रखा है। इसको हेमी एसिटल पढ़ लेंगे हम। और ये जो लास्ट वाला कार्बन आपका था, इस पे CH2OH सेम जैसा था वैसा ही हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, सिमिलरली जो मैंने साइक्लाइजेशन करवाया, इस साइक्लाइजेशन में एक और फॉर्म बनेगा आपका। अब देखिएगा एक और फॉर्म कौन सा आपको देखने को मिल जाता है। ये जो साइक्लाइजेशन हमने करवा रखा है, साइक्लाइजेशन में जब कार्बन 1 पे एडिशन आपको देखने को मिल रहा है, जो कार्बन 1 पे H जाके ऐड हो रहा है, इस कार्बन 1 पे जो OH आपको देखने को मिल रहा है, इस OH का पोजीशन दो तरीके से होता है। या तो ये OH लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा, या तो ये OH राइट साइड पे प्रेजेंट हो जाता है। कुल मिला के जो कार्बन 5 था ना आपका, ये कार्बन 5 दो तरीके से अटैक दिखाता है। कार्बन 5 से जो ऑक्सीजन अटैक करता है कार्बन 1 पे, ये दो तरीके से अटैक करता है। ऐसा मान लीजिए एक तो एबो दी प्लेन अटैक करता है, एक बिलो दी प्लेन अटैक करता है। सो इस वजह से या तो OH ग्रुप आपका बिलो आ जाता है, या तो OH ग्रुप एबो आ जाता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों फॉर्म्स मैंने बना रखे हैं। सो एक जगह पे OH आपका लेफ्ट पे आ जाएगा और एक साइड पे आपका OH राइट पे आ जाएगा। कुल मिला के मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज आपका था, इससे जो साइक्लिक फॉर्म्स बनेंगे वो दो तरह के होंगे। एक साइक्लिक फॉर्म जिसमें OH आपका राइट साइड पे देखने को मिलेगा कार्बन 1 पे, और दूसरा जिसमें OH लेफ्ट साइड पे देखने को मिलेगा कार्बन 1 पे। दीज आर नोन एज अनोमर्स, दीज आर अनोमर्स, राइट। अनोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स, अनोमर्स वो आइसोमर्स जिनमें अनोमेरिक कार्बन पे या ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप था उस कार्बन पे OH का पोजीशन डिफर करे। एक वाले में OH का पोजीशन राइट साइड पे और दूसरे वाले में OH का पोजीशन लेफ्ट साइड पे। सो अनोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप पे या फंक्शनल ग्रुप पे या अनोमेरिक कार्बन पे OH के पोजीशन में डिफरेंस, OH के ओरिएंटेशन में फर्क हो, एक साइड पे लेफ्ट एक साइड पे राइट। और अगर राइट साइड पे प्रेजेंट होगा दिस इज कॉल्ड अल्फा फॉर्म, और अगर लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा दिस इज कॉल्ड बीटा फॉर्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में इनके बना देता हूँ कि साइक्लिक में आपको ये कैसे दिखेंगे, तो मैंने बना दिए। अब साइकिल में आपको ये कैसे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जब इनका साइकिल बनाएंगे तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि साइकिल में कैसा चल रहा होगा। देखिएगा दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, और छठा ऑक्सीजन आ जाएगा। सो कुल मिला के 6 मेंबर का रिंग बनेगा, और इस 6 मेंबर के रिंग में एक रिंग का मेंबर खुद ऑक्सीजन आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये ऑक्सीजन खुद एक रिंग का मेंबर होगा। यहाँ से आपने नंबरिंग लगाना स्टार्ट किया। सो लेट्स से दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4 एंड दिस इज कार्बन 5, इस तरीके से, राइट। अच्छा, कार्बन 1 पे दो ग्रुप जुड़ रखे हैं, कार्बन 2 पे भी सेम, कार्बन 3 पे भी सेम, 4 पे भी सेम और 5 पे भी सेम। अब ध्यान से सुनिएगा, जब साइक्लाइजेशन आपने किया सर, साइक्लाइजेशन करने के टाइम पे जो राइट साइड वाले ग्रुप थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो राइट साइड वाले ग्रुप थे वो बिलो आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो राइट साइड वाले ग्रुप हैं वो बिलो आ जाएंगे। सो जब आप इसका हवार्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आपको राइट साइड वाले ग्रुप बिलो लिखने। तो बताइए इस पे कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था। कार्बन 1 पे H और OH था, तो H और OH, क्योंकि OH राइट पे था तो बिलो आ जाएगा। नंबर सेकंड, देन अगेन H एंड OH। कार्बन थर्ड पे आप देख सकते हैं OH लेफ्ट पे है तो ऊपर आ जाएगा, और H राइट पे है तो नीचे आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट अगेन H एंड OH, और लास्ट वाले पे CH2OH, इसको हमेशा आप ऊपर रखना चाहेंगे। सो दिस इज CH2OH, और यहाँ पे आपको H देखने को मिल जाएगा। दिस इज द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दिस इज हवार्थ प्रोजेक्शन, दिस इज हवार्थ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, इसी का अगर मैं बीटा फॉर्म बना लूँ, इसी अल्फा का अगर मैं बीटा फॉर्म बनाना चाहूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा। सिर्फ कार्बन 1 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो मैं क्या कर लूँगा, सिंपली कार्बन 1 पे OH ग्रुप को ऊपर की तरफ रख लूँगा और H ग्रुप को नीचे की तरफ रख लूँगा। तो बताइए इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। इन दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है कार्बन 1 पे। सो कार्बन 1 पे OH का पोजीशन डिफर कर रहा है, एंड एनोमेरिक कार्बन, ये जो कार्बन 1 है इसको एनोमेरिक कार्बन पढ़ते हैं जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था, एंड दीज फॉर्म्स आर नोन एज अनोमर्स। दीज आर दी साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। इनको बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आप सिंपली इनको बना सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको ये देखना होगा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में इसको समझना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपका साइक्लिक फॉर्म बना, अब इस साइक्लिक फॉर्म का मैं नाम लिख लेता हूँ। ये साइक्लिक फॉर्म जो अल्फा वाला मैंने बना रखा है, इसको मैं लिखूंगा दिस इज अल्फा डी प्लस, राइट, दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज, राइट, एंड दिस इज सेम, ये सेम ही होगा, बस अल्फा की जगह पे मैं बीटा लगा दूंगा। तो दिस इज बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, राइट, दिस इज बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, तो दिस वन इज बीटा। अच्छा, अब क्या अंतर देखने को मिल रहा है आपको, पूरी नाम समझ लेते हैं, फिर से इस पूरी बात को समझ लेते हैं। देखिएगा, अल्फा का मतलब अनोमेरिक कार्बन पे OH का पोजीशन राइट साइड पे या हवार्थ में बिलो, और बीटा का मतलब अनोमेरिक कार्बन पे OH का पोजीशन लेफ्ट साइड पे या हवार्थ प्रोजेक्शन में एबो। एक बात, डी का मतलब इन दोनों में लास्ट कार्बन सेंटर पे OH राइट साइड पे रहा होगा, इसलिए डी कॉन्फ़िगरेशन। पॉजिटिव का मतलब दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं और दोनों के दोनों आपके PPL को राइट साइड पे रोटेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में एंगल ऑफ रोटेशन सेम नहीं होता। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, एंड दिस पाइरेनोज, एक्चुअली में इनका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर रिजेंबल पायरॉन
ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर पायरॉन की तरह रिजेंबल करता है। ये पायरॉन आपका कुछ इस तरीके से 6 मेंबर का रिंग, 6 मेंबर का हेटेरोसाइक्लिक रिंग देखने को मिल जाता है। क्योंकि पायरॉन से रिजेंबल करते हैं इसलिए पायरॉन लिख रखा है, और साथ में ओस लिख रखा है। ओस का मतलब जो जनरल टर्म ग्लूकोज के लिए यूज की जाती है, इसलिए ओस लिख रखा है। ओके, से आ जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। ये एनसीईआरटी की कहानी है, ये एनसीईआरटी पे आप देख सकते हैं। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड दिस इज अल्फा डी, दिस इज बीटा डी एंड दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में ये हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो कार्बन 1 होगा इसको अनोमेरिक कार्बन पढ़ा जाता है। और ये आइसोमर्स जो अल्फा और बीटा वाले आपके बन रहे हैं, जिनमें कन्फिग्रेशन अनोमेरिक कार्बन पे डिफर कर रहा है, इनको हम अनोमर्स पढ़ लेते हैं, जो अनोमेरिक कार्बन पे कन्फिग्रेशन में डिफर कर जाएं, राइट। ये पायरेनोज स्ट्रक्चर, सो दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, दिस इज बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, अल्फा डी प्लस एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। ओके, ये कहानी होगी आपके ग्लूकोज की। अच्छा, अब बात करेंगे फ्रुक्टोज की, और कहानी बिल्कुल सेम है, फ्रुक्टोज की भी कहानी बिल्कुल सेम होगी। अब देखिएगा, मैं साइक्लाइजेशन और इजी करके बता दूंगा। मैं फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। सो मैं जब फ्रुक्टोज की बात करूंगा, सो फ्रुक्टोज इज बेसिकली आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, दिस इज अ टाटोमर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। सो जो फ्रुक्टोज होगा, फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला सेम है। सो दिस इज टाटोमर ऑफ, दिस इज आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का आइसोमर है, टाटोमर है, सेम फॉर्मूला C6H12O6, बस इसमें कीटोनिक ग्रुप होगा। अब 6 कार्बन है और कीटोनिक ग्रुप है, सो दिस इज नॉन एज कीटोहेक्सोस, राइट। इसको हम कीटोहेक्सोस पढ़ लेंगे। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर, दिस इज आल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, और एक खुद में इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट फिर भी एक रिड्यूसिंग शुगर होगा। ये एक ज़बरदस्त रीअरेंजमेंट आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जिसको हम लेटर भी देख लेंगे। ठीक है, उसको मैं लेटर पढ़ा दूंगा आपको कि कौन सा तरह का रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाता है। और इसके बाद इसको हम लेवो रोटेटरी शुगर पढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको ग्लूकोज से अलग कर रहा है, लेवो रोटेटरी शुगर। लेवो रोटेटरी शुगर का मतलब ये जो आपका है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी माइनस शो करता है। कुल मिला के प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट कर देता है। ठीक है, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो डी तो आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि OH ग्रुप आप देखेंगे लास्ट पोजीशन पे कैसा होगा उस तरीके से, लेकिन माइनस साथ में आ जाएगा। माइनस आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी बता देगा। तो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एट कार्बन 1 वी हैव CH2OH एंड एट कार्बन 2 वी हैव द फंक्शनल ग्रुप कीटोन, दैट इज CH2 C++O। और उसके बाद तीसरे कार्बन पे सेम जैसा ग्लूकोज में था, OH लेफ्ट पे और H राइट पे। फोर्थ कार्बन पे सेम H और राइट पे OH, एंड फिफ्थ कार्बन पे आपको फिर से H और OH देखने को मिल रहा है। एंड एट सिक्स्थ कार्बन वी हैव CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ये आपको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अगर इसका मैं नाम लिख लूँ तो आप नाम कैसे लिखेंगे इसका? सो दिस विल बी, देखिएगा ध्यान से, लास्ट कायरल सेंटर पे OH का पोजीशन राइट साइड पे है। सो दिस इज आल्सो D, इट बिलोंग्स टू D कन्फिग्रेशन। सो दिस इज बेसिकली D and minus fructose. This is D minus fructose. Why D minus fructose? D is the configuration that can be decided by looking at the last chiral center, the position of OH group at the last chiral center, which is on right side. So this will be a D. And minus का मतलब it is optically active and it rotate PPL towards left side. नेगेटिव एंगल दे देगा, इसलिए माइनस लगा रखा है। ठीक है, ये फ्रुक्टोज की कहानी। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात कि आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, देखिएगा ये बात भी आप समझ लीजिए। ये आपको जनरली, ये नेचुरली अकरिंग सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है जो आपको फ्रूट्स में देखने को मिल जाता है, हनी में और वेजिटेबल में। और ये जो हनी वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार नीट 2025 में सवाल था इस पर, और सवाल में एक ऑप्शन ये भी रखा था कि जो फ्रुक्टोज है वो हनी में पाया जाता है। ठीक है, शहद में इसको पाया जाता है, और ये एक स्वीटनर की तरह भी काम करता है। सबसे स्वीटेस्ट शुगर आपको देखने को मिल रहा है ये फ्रुक्टोज, एल फ्रुक्टोज बेसिकली। ठीक है, अच्छा, ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ये फ्रुक्टोज का नाम भी हमने लिख दिया। अब आपको ये देखना है कि इसका साइक्लाइजेशन कैसे हुआ होगा। बिल्कुल सेम प्रक्रिया साइक्लाइजेशन की होगी, जैसे आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर में साइक्लाइजेशन किया वैसे यहाँ पे भी साइक्लाइजेशन हो जाएगा। ये हाइड्रोजन कार्बन नंबर 5 से आके ऐड हो जाएगा कार्बन नंबर 2 पे, जहाँ फंक्शनल ग्रुप मिलेगा वहाँ पे। जैसे कार्बन 2 पे ऐड हो गया तो ये OH में कन्वर्ट हो गया। अब ये OH एक तो राइट साइड पे हो सकता है, एक तो लेफ्ट साइड पे हो सकता है। और ये जो कार्बन 2 था, ये कार्बन 2 आपका किसके साथ जुड़ जाएगा? कार्बन 5 के साथ। और जैसे ही कार्बन 2 कार्बन 5 के साथ जुड़ जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। देख लीजिए, कार्बन 2 कार्बन 5 के साथ जुड़ रखा है। और ये जो OH था, ये OH आपका लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है और ये OH आपका राइट साइड पे भी हो सकता है, बिल्कुल सिमिलर वे में, ये लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। जिस तरीके से आपका एक तो अल्फा फॉर्म बन जाएगा, दूसरा बीटा फॉर्म। ठीक है, मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। देखिए, आपने ऐड कर दिया कार्बन 2 पे, और जैसे आपने कार्बन 2 पे ऐड किया, मैं सिंपली साइक्लिक फॉर्म बना रहा हूँ। 5 मेंबर का रिंग बनेगा कुछ इस तरीके से। और ये जो 5 मेंबर का रिंग आपको देखने को मिल रहा है, हर कार्बन पे 2 ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा था? ऑक्सीजन कार्बन 2 पे था, तो ये कार्बन 2 से आपको देखने को मिल रहा है कार्बन 5 पे। सो इसका मतलब ये कार्बन 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। और देखिए ऑक्सीजन ने 2 और 5 वाले कार्बन को आपस में जोड़ दिया। बिल्कुल, ऑक्सीजन ने 2 और 5 वाले कार्बन को आपस में जोड़ दिया, और ये पहला वाला कार्बन और छठा वाला कार्बन रिंग के बाहर होंगे। अब बताइए कार्बन 2 पे कौन कौन से ग्रुप होंगे? सर कार्बन 2 पे एक तो लेफ्ट साइड पे ये CH2OH होगा, और राइट साइड पे OH होगा इस ऑक्सीजन पे। सेकंड पे जो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ के बैठेगा। अब अगर ये राइट साइड पे हुआ तो बिलो दिखेगा, सो मैं यहाँ पे OH लिख दूंगा, यहाँ पे CH2OH लिख दूंगा, मतलब मैं अल्फा फॉर्म बना रहा हूँ। कार्बन 3 पे जैसा दिख रहा है, लेफ्ट साइड वाला ऊपर और राइट साइड वाला नीचे, फिर से लेफ्ट साइड वाला ऊपर और राइट साइड वाला नीचे, एंड देन अगेन ये लास्ट वाला कार्बन आपका मिल रहा है कार्बन 5 पे। बताइए कार्बन 5 पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? कार्बन 5 पे CH2OH और ये H, और हमेशा CH2OH को आप ऊपर रखेंगे। सो दिस इज CH2OH एंड दिस इज H। सो ये टोटल 6 कार्बन हो गए। देखिए कैसे, दिस इज 1, देन 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, और इसका बीटा फॉर्म अगर आप बनाएंगे तो बीटा फॉर्म कैसा हो जाएगा? सिमिलरली जैसा आपने ये बना रखा है वैसा ही इसका बीटा फॉर्म होगा, बस पहले वाले ये कार्बन नंबर 2 पे जो OH का पोजीशन है वो डिफर कर जाएगा। ठीक है, सो OH पे कार्बन OH का पोजीशन कार्बन 2 पे ऊपर आ जाएगा और CH2OH नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पे लिख लूँगा मैं CH2OH और यहाँ पे लिख लूँगा मैं OH, राइट। ये आ जाएंगे आपके अनोमेरिक फॉर्म। सो कार्बन 2 पे डिफर कर, सो दीज आर कार्बन 2 अनोमर्स, और ग्लूकोज में यही कार्बन 1 पे डिफर कर रहे थे, सो वो आपका था कार्बन 1 अनोमर, और ये आपका है कार्बन 2 अनोमर्स। सो दीज आर कार्बन 2 अनोमर्स, कार्बन 2 अनोमर्स, राइट। अच्छा, जो कार्बन 2 अनोमर्स आपको देखने को मिल रहे हैं फ्रुक्टोज में, एक को अल्फा पढ़ेंगे दूसरे को बीटा पढ़ेंगे, तो मैं पूरा नाम लिख लेता हूँ। दिस इज नोन एज अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरेनोस, एंड सिमिलरली दिस इज बीटा, बाकी सब सेम ही होगा, डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरेनोस। अच्छा, बाकी सब तो सेम है, अल्फा बीटा माइनस समझ में आ गया, और ये फ्रुक्टो भी समझ में आ गया। फ्यूरेनोस क्या होगा? एक्चुअली में यहाँ पे जो 6 मेंबर का, ये जो 5 मेंबर का रिंग बन रहा है, ये 5 मेंबर का रिंग फ्यूरॉन से रिजेंबल करता है, साइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करता है, इसको फ्यूरॉन पढ़, दैट इज़ वाई इन फ्रुक्टोज के हवार्थ प्रोजेक्शंस को फ्यूरेनोस पढ़ा जाता है। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और ये ग्लूकोज के अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म्स। ठीक है, अच्छा, इन ग्लूकोज के अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं और लिख देता हूँ। अगर अल्फा और बीटा को आपने पूछ लिया तो ये बात भी ध्यान में रख लीजिएगा। जो आपका बीटा फॉर्म होगा ये ज़्यादा स्टेबल होता है, दिस इज़ मोर स्टेबल, एक बात ये। दूसरी बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और तीसरी बात, इसको आप क्रिस्टलाइजेशन से, ग्लूकोज के सोल्यूशन में जब क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइजेशन करने से इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कुल मिला के क्रिस्टलाइजेशन से इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सोल्यूशन को हॉट एक्वस सोल्यूशन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेना पड़ेगा। और अल्फा फॉर्म में आप क्या लिखेंगे? एक तो कम स्टेबल होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और इसको भी हम क्रिस्टलाइजेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं, बट आपको सोल्यूशन को उतना गर्म करना नहीं होता, आप लो टेम्परेचर पे भी इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये बीटा और अल्फा में थोड़े से डिफरेंसेस आ जाएंगे, और ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ओपन चेन और साइक्लिक फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम होते हैं, बस इक्विलिब्रियम थोड़ा सा आपका साइक्लिक फॉर्म की तरफ ज़्यादा होता है, साइक्लिक फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्टेंस होता है एज कम्पेयर टू ओपन चेन, बट ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करता है, वरना तो ग्लूकोज के रिएक्शन होने नहीं चाहिए जो हमने ऊपर पढ़ रखे हैं। ठीक है, सो ये आगे आपके मोनोसेक्राइड जो सिलेबस में इन्वॉल्व थे। अच्छा, इसके बाद आपको पढ़ने हैं डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स आपके 3 इन्वॉल्व हैं सिलेबस में। सो डाइसेक्राइड्स जो आपको पढ़ने हैं ये बहुत ही सिंपल से, अब जब बच्चा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाना सीख ले, हवार्थ प्रोजेक्शन बनाना सीख ले, तो उसके लिए डाइसेक्राइड ईजी हो जाते हैं। तो डाइसेक्राइड में पहला मैं लिख लेता हूँ माल्टोस। ठीक है, अच्छा, माल्टोस जो आपका डाइसेक्राइड होगा, आप देखिएगा इन डाइसेक्राइड्स में अब हम लिंकेजेस बनाने वाले हैं। सो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो मैंने डाइसेक्राइड बना रखे हैं मैं यहीं से इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, आपको ये बनाना आ जाएगा अब सिंपली। माल्टोस में आप ये देखेंगे कि माल्टोस ऐसा डाइसेक्राइड जो बना होगा 2 ग्लूकोस यूनिट्स का, ये बना लिया मैंने 2 ग्लूकोस यूनिट्स, देख सकते हैं आप, मैंने 2 ग्लूकोस यूनिट सामने रख दिए, और वो भी दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोस। सो ये बना होगा 2 अल्फा डी ग्लूकोस यूनिट्स का। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसमें माल्टेज एंजाइम लगा दूं या इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो हाइड्रोलिसिस करने पे आप देखेंगे 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोस, अल्फा डी ग्लूकोस के 2 यूनिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बन रखा आपका अल्फा डी ग्लूकोस के 2 यूनिट्स का। अच्छा, ये 2 यूनिट्स जुड़ते कैसे हैं आपस में? देखिए मैंने 2 अल्फा डी ग्लूकोस बना रखे हैं। अब आप ये देखोगे कि इन 2 अल्फा डी ग्लूकोस में लिंकेजेस कार्बन 1 और कार्बन 4 में आपको देखने को मिलेंगे। सो ये जो कार्बन 4 था, यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से H ग्रुप।
ठीक है। इस कार्बन 4 से OH ग्रुप, देखिएगा इस कार्बन 4 से OH ग्रुप और यहाँ से H ग्रुप, ये वाटर के फॉर्म में हट जाएगा। कुल मिला के कॉन्डेंसेशन देखने को मिलेगा। इस सबको हटा लीजिए और जब आप सबको हटाएंगे तो ये दो यूनिट आपस में किसके थ्रू जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन के थ्रू। सो ये दोनों के दोनों यूनिट्स आपस में ऑक्सीजन के थ्रू लिंक कर जाएंगे। और दो मोनोसेक्राइड्स आपस में ऑक्सीजन एटम के थ्रू जो लिंक किए, दिस इज नोन एज इथरल लिंकेज और ऑक्साइड लिंकेज, और दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। This is called glycosidic linkage or glycosidic bond. When two monosaccharide units are joined together via etheral linkage, via oxide linkage, via oxygen atom, this is known as glycosidic linkage. So maltose में आपको glycosidic linkage देखने को मिल रहा है। और कौन सा glycosidic linkage? सर एक एल्डिहाइड का कार्बन 1 और दूसरी एल्डिहाइड का कार्बन 4. So we have alpha 1,4 glycosidic linkage. Glycosidic linkage. सो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको देखने को मिल जाएगा माल्टोस में, ठीक है। और बाकी माल्टोस आपका शुगर की तरह काम करता है, ये एज अ स्वीटनर यूज़ हो। अच्छा, इसके बाद नंबर नेक्स्ट आपका जो दे रखा है, आप इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। फिर नंबर नेक्स्ट आपका सुक्रोस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुक्रोस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा सुक्रोस भी एक डाइसेक्राइड होगा। इसका मतलब ये कि जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूँ इन्वर्टेज एंजाइम लगा के या सिंपली डाइल्यूट H2SO4 डाल के HCl डाल के, तो आप देखेंगे आपके पास दो यूनिट्स बनेंगे। एक आपके पास बनेगा अल्फ़ा डी ग्लूकोज का यूनिट और दूसरा बन जाएगा बीटा डी फ्रुक्टोज का यूनिट। सो इट्स अ डाइसेक्राइड और ये बना होगा अल्फ़ा डी ग्लूकोज का और बीटा डी फ्रुक्टोज का। अब अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज को आपने आपस में जोड़ना है, और अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज आपस में कैसे जुड़े होंगे ये हम देख लेंगे, ठीक है ना। मैं कॉपी पेस्ट करके इसको लिख रहा हूँ, आप सीख गए एक बार। वैसे भी एग्जाम में इनके स्ट्रक्चर्स जनरली नहीं पूछता है, बट फिर भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, अदरवाइज इससे थ्योरेटिकल सवाल ही देखने को मिल जाता है। सो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज बना लिया मैंने। अब मैं बीटा डी फ्रुक्टोज भी साथ में लिख लेता हूँ। देखिए ये बीटा डी फ्रुक्टोज था अपना, ये आ गया बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। सो ये लिख दिया मैंने बीटा डी फ्रुक्टोज। अच्छा, ये जो आपका बीटा डी फ्रुक्टोज होगा, ये बीटा डी फ्रुक्टोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज के साथ लिंकेज बनाता है कार्बन 1 पे। कुल मिला के इसका कार्बन 1 इन्वॉल्व होगा, इसका कार्बन 1 इन्वॉल्व होगा और इस वाले का कार्बन 2 इन्वॉल्व होगा। लेकिन मज़े वाली बात ये कि इसका कार्बन 2 तो दूसरी तरफ मूव करके है। अब देख रहे हैं कार्बन 2 है इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कार्बन 2 को इस साइड लाना पड़ेगा। फॉर दैट आपको रिंग को फ्लिप करना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको करना पड़ेगा रिंग फ्लिपिंग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी पे इसको डायरेक्ट बना रखा है और बच्चों को ये समझ में आता नहीं डायरेक्टली, इसलिए मैं रिंग फ्लिप करके दिखा देता हूँ। आपको रिंग फ्लिप करना पड़ेगा। रिंग फ्लिप करने का ये मतलब होगा कि आपको यही चीज़ बनानी है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है आपको यही वापस बनाना है, ये फ्रुक्टोस ही आपको बनाना है, बट जो पोजीशंस हैं वो आप इन्वर्ट कर देंगे। आप सेकंड पोजीशन इस साइड लेके आएंगे। बताइए आप पोजीशंस कैसे बदल जाएंगे। आपका यहाँ से 2 3 4 5 था, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये पोजीशन आप इस हिसाब से बदल देंगे। और जैसे आपने पोजीशन बदला तो वो वाले ग्रुप जो अबो दी प्लेन थे वो बिलो दी प्लेन मिलेंगे, और जो बिलो दी प्लेन थे वो अबो दी प्लेन मिलेंगे। कुल मिला के जो ऊपर वाले साइड थे वो निचले वाली साइड आ जाएंगे, और जो निचले वाली साइड थे वो ऊपर वाले साइड चले जाएंगे। बताइए कार्बन 2 पे क्या देखने को मिल रहा था, OH और CH2OH, तो अब क्या हो जाएगा, CH2OH ऊपर चला जाएगा और OH नीचे आ जाएगा, दिस वे, ठीक है। इसके अगले वाले कार्बन पे देखिएगा क्या था, OH एंड H, सो दिस विल बी H एंड OH, ये भी मैंने इन्वर्ट कर लिया ग्रुप। देन वी हैव HOH, सो दिस बिकम्स OH एंड H, और लास्ट वाले पे CH2OH ऊपर था तो मैं इसको नीचे कर दूंगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से रिंग फ्लिप करने के बाद। और रिंग फ्लिप करने के बाद इसका कार्बन 1 और इसका कार्बन 2 आपस में बॉन्ड बना लेंगे। फिर से वही प्रक्रिया, आपको वाटर मॉलिक्यूल हटाना है। ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया, और इस वाटर मॉलिक्यूल को हटाने के बाद आपस में दोनों को ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ देना है, ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू जोड़ देना है, ठीक है। सो जब ये दोनों हटा के हमने दोनों को आपस में ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दिया, ये आपका इथरल लिंकेज बन गया, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। एंड दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोस। और इनमें जो लिंकेज प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे, दैट इज वी हैव अल्फा बीटा 1 2, एक अल्फा फॉर्म दूसरा बीटा फॉर्म, अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत खूबसूरत बात इसके बारे में, सुक्रोस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सुक्रोस होगा, दिस सुक्रोस इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बाकी जितने भी आपके डाइसेक्राइड्स थे वो रिड्यूसिंग में थे, बस ये वाला नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो माल्टोस था ये रिड्यूसिंग शुगर था। माल्टोस इसलिए रिड्यूसिंग शुगर था क्योंकि इसमें कार्बन 1,4 लिंकेज बन रखा है, तो एक वाले
ग्लूकोज का जो कार्बन 1 है वो फ्री होगा। बताइए, इसका तो सिर्फ 4 ही इन्वॉल्व हुआ है, 1 तो फ्री है, और इसका 1 कार्बन फ्री होने के कारण, ये वाला कार्बन फ्री होने के कारण ये रिडक्शन की क्षमता रखता है, ये टोलन रिएजेंट और फाइलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है। बट ये जो आपका सुक्रोज था, इस सुक्रोज में फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में कार्बन 1 पे होता है, वो तो बॉन्डिंग में एंगेज हो गया, और फ्रुक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन 2 पे होता है और वो भी बॉन्डिंग में एंगेज हो गया। सो कुल मिला के दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप बॉन्डिंग में एंगेज हो गए, एक भी ग्रुप फ्री नहीं होगा। सो दैट इज वाई इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इट कैन नॉट रिड्यूस टोलन रिएजेंट एंड फैलिंग सोल्यूशन। इट डज नॉट हैव फ्री CHO। इसमें कोई भी फ्री CHO नहीं मिलेगा, इसलिए यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको देखने को मिल रहा है, राइट। और ये जो सुक्रोस आपका है, इसको टेबल शुगर भी पढ़ते हैं या कैन शुगर भी पढ़ते हैं, इस बात आपको पता है। इसको कैन शुगर या टेबल शुगर भी पढ़ लेते हैं, जो चीनी आपकी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट फिनोमिना आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, जो बच्चा सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी पढ़ लेता है। सो मान लीजिए आपने क्या किया, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैं लिख लेता हूँ। सो लेट्स से वी हैव अ सोल्यूशन ऑफ सुक्रोस। आपके पास सुक्रोस का एक सोल्यूशन है, और इस सुक्रोस के सोल्यूशन का आपने हाइड्रोलिसिस कर लिया, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर लिया, इसको डाइल्यूट H2SO4 में, दिल H2SO4 में इसको डाल दिया। तो इससे आपको क्या बन जाएगा, एक तो अल्फा डी ग्लूकोस बनेगा, प्लस दूसरा बन जाएगा बीटा डी फ्रुक्टोस। एक अल्फा डी ग्लूकोस और दूसरा बीटा डी फ्रुक्टोस बनेगा। अच्छा, ये जो आपका सुक्रोस था, ये सुक्रोस डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सो दिस इज, मैं साइन करके लिख लूँ, मैं एक कम कर लेता हूँ, मैं साइन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये आपका प्लस साइन दिखाता है, कुल मिला के ऑप्टिकली एक्टिव और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। और ये जो ग्लूकोस आपका होगा, ये भी प्लस साइन, ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट जो फ्रुक्टोस होता है वो आपका लेवो रोटेटरी होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका ग्लूकोस है, इस ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन आपको देखने को मिल रहा है, वो ऑप्टिकल रोटेशन हो जाता है 52.5, ठीक है। और जो फ्रुक्टोस आपका होगा, क्योंकि ये लेवो रोटेटरी है, PPL को लेफ्ट साइड पर रोटेट करेगा, इसका ऑप्टिकल रोटेशन आपको देखने को मिल जाता है 92.4, ठीक है, NCERT के डेटा के हिसाब से। अब जब मैं इसका ओवरऑल वैल्यू निकालूंगा, जब मैं इसका ओवरऑल वैल्यू निकाल दूं, तो आप देखेंगे दोनों को प्लस कर लीजिए, क्योंकि माइनस वाला साइन बड़ा है तो माइनस ही रहेगा साथ में। कुल मिला के ओवरऑल -40.1 के आसपास, या 40 रख लीजिए आप, सिंपली -40 के आसपास देखने को मिल जाएगा। इस पूरे फिनोमिना में आपको ये देखने को मिला कि जो स्टार्टिंग में आपका सबस्ट्रेट था वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, और इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी का जब हाइड्रोलिसिस किया गया तो आपने देखा कि इसके ऑप्टिकल इसके जो रोटेशन का साइन था वो चेंज हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया। जो मिक्सचर बन रहा है उसमें प्लस माइनस दोनों थे, बट हम ओवरऑल निकाल के देख रहे हैं। सो कुल मिला के ये प्लस से माइनस हो गया, एंड दिस चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, दिस चेंज इन साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, दिस चेंज इन साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज नोन एज इन्वर्जन। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, इसको हम पढ़ते हैं इन्वर्जन। दैट इज वाई दिस सुक्रोस इज नोन एज इनवर्ट शुगर। इसको हम इनवर्ट शुगर पढ़ लेंगे, राइट। ये बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, इसको हम इनवर्ट शुगर पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी साइन है वो लेवो में चेंज हो जाता है जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए, राइट। तो ये कहानी लिख रखी है नीचे डाइसेक्राइड्स वाली। अच्छा, इसमें एक तीसरा जो दे रखा आपका वो है आपके लैक्टोस। तीसरा डाइसेक्राइड जो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व होता है वो है लैक्टोस, ठीक है जी। अच्छा, लैक्टोस भी एक डाइसेक्राइड होगा, तो इसका मतलब अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करके देखूँ या लैक्टेज एंजाइम लगा लूँ इस पर मैं, तो आप ये देखेंगे कन्वर्ट हो जाता है बीटा गैलेक्टोस में, बीटा डी गैलेक्टोस, बीटा डी गैलेक्टोस प्लस बीटा डी ग्लूकोस, बीटा डी गैलेक्टोस प्लस बीटा डी ग्लूकोस में। एंड दिस इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर, ये आपको पता है, दिस इज मिल्क शुगर, दिस इज आर रिड्यूसिंग शुगर, एक रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे हम, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं बीटा डी ग्लूकोस बना लेता हूँ, ठीक है। मैं बीटा डी ग्लूकोस बना लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको बॉन्ड्स को जोड़ना है। दिस इज बीटा डी ग्लूकोस, राइट। ये आ गया आपका बीटा डी ग्लूकोस, ठीक है, ये बीटा डी ग्लूकोस। सिमिलरली जो आपका बीटा गैलेक्टोस होगा, बीटा डी गैलेक्टोस होगा, ये बीटा डी गैलेक्टोस एक इपीमर होता है बीटा ग्लूकोस का। अब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, दोनों आपस में आइसोमर होते हैं। दिस इज बेसिकली C4 इपीमर, C4 इपीमर ऑफ बीटा ग्लूकोस। ये बीटा ग्लूकोस का C4 इपीमर होगा। इपीमर्स का मतलब ऐसे आइसोमर्स जो किसी एक कार्बन सेंटर पे, अनोमेरिक कार्बन के अलावा, अनोमेरिक कार्बन के अलावा, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के अलावा किसी एक कार्बन सेंटर पे OH की पोजीशन में डिफर करें या कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करें। अब इन दोनों में आपको क्या फ़र्क देखने को मिलता है, जो बीटा गैलेक्टोस है, बीटा गैलेक्टोस का कार्बन 4 पे जो OH का पोजीशन है वो डिफर कर जाता है। देखिए, ग्लूकोस में ये OH का पोजीशन बिलो था और H एबो था। अब गैलेक्टोस में ये हो जाएगा कि ये बिलो हो जाएगा, ये एबो हो जाएगा और H बिलो हो जाएगा। सो H यहाँ पे आ जाएगा और OH ऊपर आ जाएगा। जो आपको कार्बन 4 देखने को मिल रहा है ना, ये बीटा ग्लूकोस है,
ये बीटा ग्लूकोज का कार्बन 4 पे OH नीचे था, मैंने क्या कर दिया, इस कार्बन 4 पे OH को ऊपर कर दिया। जैसे ही ऊपर कर दिया, ये जो नया आइसोमेरिक फॉर्म जनरेट हुआ, दिस इज कॉल्ड बीटा गैलेक्टोज। सो जो बीटा गैलेक्टोज आपका है, इस बीटा गैलेक्टोज का यहाँ से OH ग्रुप दिख रहे हैं आप, और यहाँ से H वाटर के फॉर्म में हट जाएगा। और जैसे ही मैं इसको वाटर के फॉर्म में हटा दूंगा, कंडेंसेशन कर दूंगा, तो ये दोनों के दोनों मोनोसेक्राइड आपस में ऑक्सीजन लिंकेज के थ्रू जुड़ जाएंगे सिमिलरली, और कुछ इस तरीके से ऑक्साइड लिंकेज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऑक्साइड बन जाएगा, इथरल लिंकेज बन जाएगा। दिस इज बीटा गैलेक्टोज। सो इसमें कौन से लिंकेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, बीटा 1 गैलेक्टोज का 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, गैलेक्टोज का 1 और ग्लूकोज का 4। सो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको देखने को मिल जाता है। सो दिस इज अबाउट लैक्टोज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, राइट। ये दे रखा है माल्टोस भी आपका, ये पढ़ सकते हैं। ये माल्टोस का स्ट्रक्चर है, मैंने ऊपर ही बना दिया। सेम अल्फा 1,4 लिंकेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर बीटा 1,4, एक बीटा डी गैलेक्टोज और एक बीटा ग्लूकोज के बीच का ये फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, राइट। ये सुक्रोज की कहानी भी हमने पढ़ ली, राइट। ये दे रखा है सबको सुक्रोज के बारे में इन्फॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद आपका पॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं। एक्चुअली में इस बायोमोलिक्यूल्स में सबसे बड़ा सब यूनिट जो आपका है, इस बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ही सबसे बड़ा है, बाकी पोर्शन सब छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे। अब ये पॉलीसेक्राइड्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो पॉलीसेक्राइड में आपको स्टार्च पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये स्टार्च किसका बना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो स्टार्च आपका पॉलीसेक्राइड है, ये स्टार्च बना तो बेसिकली ये अल्फा डी ग्लूकोज का होता है। इसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अल्फा डी ग्लूकोज होगा। बट ये अल्फा डी ग्लूकोज अपने आप में दो तरीके से अरेंज होते हैं और दो तरीके से लिंकेजेस इनमें प्रेजेंट हो जाती हैं, जिसके कारण इनको हम दो डिविजन्स में पढ़ लेते हैं। स्टार्च के दो मोटे मोटे कंपोनेंट हम पढ़ लेते हैं। वन इज नोन एज एमाइलोस, अनदर वन इज नोन एज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के बने, बस थोड़े से स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इनमें होते हैं जिस बेसिस पे ये नाम है। अच्छा, एमाइलोस में आप क्या देखेंगे कि जो आपके अल्फा डी ग्लूकोज होंगे वो अल्फा डी ग्लूकोज आपस में 1,4 लिंकेजेस के थ्रू जुड़े होंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो एमाइलोस आपका है, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज मैंने बना लिया, बार बार नहीं बना रहा हूँ अब मैं, ये अल्फा डी ग्लूकोज आपस में 1,4 लिंकेजेस के थ्रू जुड़े होंगे, इनको हम अल्फा लिंक्स पढ़ लेते हैं। ये एमाइलोस आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर यही लिंकेजेस 1,6 में भी आपको देखने को मिल जाए, ब्रांचिंग बन जाए, तो ये देख रहे हैं 1,4 ये ऊपर भी 1,4 और बीच में आके 1,6 आपका बन गया, जिसकी वजह से ब्रांच आपको देखने को मिल रहा है, ये एमाइलोपेक्टिन हो जाएगा। सो जो आपका एमाइलोस होगा, एमाइलोस में आपको 1,4 अल्फा 1,4 लिंकेजेस देखने को मिल रहे हैं, और इसमें आपको अल्फा 1,4 और साथ साथ में अल्फा 1,6 लिंकेजेस भी देखने को मिल रहे हैं, दो तरह के लिंकेजेस, ठीक है। और इसकी वजह से ब्रांचिंग आ रहा है। सो एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस होगा ब्रांचिंग का और लिंकेजेस का। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, जो एमाइलोस होगा ये स्टार्च का थोड़ा सा कंपोनेंट होगा, माइनर कंपोनेंट होगा। 15 से 20% स्टार्च का पोर्शन ये कंप्राइज करता है, और ये वाला आपका 80 से 85% मेजर पोर्शन स्टार्च का देखने को मिल जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसमें लिंकेजेस सिर्फ 1,4 होंगे, तो ये लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, ये आपका लीनियर होगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, ब्रांच्ड। और सिमिलरली इसमें जो ब्रांचेस होंगी, इसकी वजह से कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर में टफनेस आ जाती है, और ये जो आपका होगा ये वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा। दिस इज़ वाटर इनसॉल्युबल। और जो पिछले वाला आपका है, दिस इज़ वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल होगा। और दोनों के दोनों को अगर हाइड्रोलाइज किया जाए तो बेसिक कंपोनेंट जो जनरेट होगा वो अल्फा डी ग्लूकोज का होगा, ठीक है। सो दिस इज द स्टार्च, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च जो आपने नीचे बना रखा है। ये बनाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आता नहीं है, बट आपने सीख लिया तो अब आप इजीली इसको बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको बनाना, ठीक है। ये देख लीजिएगा, एमाइलोस इतना कॉन्स्टिट्यूट करता है और एमाइलोपेक्टिन इससे ज़्यादा, और आपको ये देखने को मिल रहे हैं लिंकेजेस, ये सब कुछ एनसीईआरटी ने लिख रखा है, मैंने इजी करके आपको बता दिया, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। नाउ स्टार्च के बाद सेकंड आपके पास है सेल्यूलोस। नाउ सेल्यूलोस इज आल्सो पॉलीसेक्राइड, और ये बना होगा बीटा डी ग्लूकोज का। आपको कुछ नहीं करना, बीटा डी ग्लूकोज का आपस में 1,4 लिंकेजेस के थ्रू जोड़ देना। देखिए बीटा लिंक्स बना रखे हैं, बीटा डी ग्लूकोज, और ये आपको 1,4 लिंकेजेस देखने को मिल रहे हैं। दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 4। सिमिलरली दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 4। ये 1,4 लिंकेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं सेल्यूलोस में। सो 1,4 लिंकेजेस के थ्रू जो पॉलीसेक्राइड आपका जनरेट हो रहा है उसको हम सेलुलोस पढ़ लेंगे। और ये सेलुलोस एक्सक्लूसिवली प्लांट्स में पाया जाता है, ये आपको पता है, प्लांट किंगडम में पाया जाता है। और प्लांट सेल वॉल का एक बहुत स्ट्रक्चरल प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा प्लांट सेल वॉल का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या फंक्शन में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होगा, ये ब्रांचेस नहीं है, रिमेंबर दिस एक स्ट्रेट चेन है, क्योंकि सिर्फ 1,4 लिंकेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये लिंकेजेस आपके यहाँ पे लिख रखे हैं। तो ये 3-4 मोटे मोटे पॉइंट जो सेलुलोस के बारे में लिख रखे हैं। एक तो इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होंगे, एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा,
कोई ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगा। प्लांट्स में आपको प्रीडोमिनेटली ये देखने को मिलेगा, और उनके सेल वॉल का एक बहुत स्ट्रक्चरल, एक बहुत प्रीडोमिनेटिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा। मेजॉरिटी में प्लांट सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है एक और पॉलीसेकेराइड, जिसको आप ग्लाइकोजन पढ़ेंगे। अब ये ग्लाइकोजन आपका एमाइलोपेक्टिन के साथ मैच करता है। जो आपने एमाइलोपेक्टिन ऊपर पढ़ रखा था, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है, इसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन के साथ मैच कर जाता है, या थोड़ा उससे ज़्यादा ब्रांच्ड हो जाता है, उससे ब्रांचिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। सिमिलरली जैसे आपका स्टार्च था जो प्लांट्स में फूड स्टोरेज का काम करता है, जो ग्लाइकोजन है ये एनिमल में फूड स्टोरेज का काम करता है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी पढ़ते हैं। यहाँ पे लिख रखा आप नोट कर सकते हैं, दिस इज नोन एज एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च भी पढ़ते हैं। और ये जो आपका ग्लाइकोजन है ये कहाँ पाया जाता है? लिवर में मिलेगा आपको, मसल्स में मिलेगा, ब्रेन में मिलेगा, और ये ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। और उसके बाद इस ग्लाइकोजन का जब एंजाइमेटिक पाथवे चलता है तो फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज वापस बन जाता है, और ये आपको यीस्ट और फंजाई में भी देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में मोटे मोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और ये थ्योरेटिकल से पॉइंट है। एक तो ये कि इसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन से रिजेंबल करता है। एमाइलोपेक्टिन से रिजेंबल करने का मतलब ये होगा कि इसमें भी अल्फ़ा 1,4 और अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस देखने को मिल जाते हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है, इसको एनिमल स्टार्च कह देंगे, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रेन, लिवर और मसल्स में पाया जाता है, ब्रेन, लिवर, मसल्स में पाया जाएगा, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यीस्ट और फंजाई में भी आपको देखने को मिल जाता है, और ग्लूकोज इसकी फॉर्म में स्टोर, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जब कभी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है तो ये ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज लिबरेट कर लेता है, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और इन कार्बोहाइड्रेट्स एग्जाम में आने वाला एक छोटा सवाल और होता है, और वो है कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस आपको पूछ लेता है, ठीक है जी। कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंट यूज़ आपको देखने को मिल जाता है, देखिए इस फॉर्म में मैंने लिख रखा है, ईजी हो जाएगा आपके लिए। एक तो एनर्जी का बहुत बढ़िया सोर्स है, किससे आपको ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज एनर्जी का बहुत बढ़िया सोर्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प कर लेता है, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प कर लेता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि न्यूक्लिक एसिड्स में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट्स का भी आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि पेंटोज शुगर आपको मिल जाएंगे। आप जब न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़ रखे होंगे तो आपने पेंटोज शुगर पढ़ा होगा। तो जो पेंटोज शुगर होगा, ये पेंटोज शुगर कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, राइट। राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, फाइबर्स, बिल्कुल फाइबर्स भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, जिसमें आप सेलुलोज पढ़ लिया आपने, ठीक है। एज अ फूड स्टोरेज, जहाँ पे आपने स्टार्च पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। और मेटाबॉलिज्म में इंटरमीडिएट्स की तरह भी ये काम कर लेते हैं, इनके मोटे मोटे फंक्शन है, ठीक है। आपको 2-3 ध्यान में रखने हैं एग्जाम के लिए। सो ये सारी कहानी कार्बोहाइड्रेट्स की थी, ठीक है। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स की कहानी आपको ध्यान में रखनी है, ये आ गया आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बायोमोलिक्यूल्स आपके हैं, नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स पे चलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे अमीनो एसिड्स, राइट। सो अमीनो एसिड्स की कहानी देख लेते हैं जी अब हम, ठीक है। सो अमीनो एसिड्स, ये खुद में नाम अपना आपको एक्सप्लेन कर रहा है। अमीनो एसिड्स वो बायोमोलिक्यूल्स जिनमें अमाइनो ग्रुप भी होगा, एसिड ग्रुप भी होगा, ठीक है। सो अमाइनो एसिड्स वो जिनमें अमाइनो ग्रुप भी देखने को मिल जाए और एसिड ग्रुप भी देखने को मिल जाए, उनको हम अमाइनो एसिड कहेंगे। और इन अमाइनो एसिड्स का जो जनरल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है, इन दैट स्ट्रक्चर वी हैव आर ग्रुप, वी हैव एच ग्रुप, ऑन द राइट साइड वी हैव COH, एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव NH2 ग्रुप। कुछ इस तरीके से दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। अच्छा, इन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स को ध्यान में रखते हुए आप ये देखेंगे कि जो COH ग्रुप है, इसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कहा जाता है। कुल मिला के अगर आपका NH2 ग्रुप इस अल्फा कार्बन के साथ प्रेजेंट है, सच अमीनो एसिड्स आर नोन एज अल्फा अमीनो एसिड्स। लेकिन अगर ऐसा हो कि यही स्ट्रक्चर मैं दोबारा बना दूं, बस बीच में एक CH2 ग्रुप लेके आ जाऊं, मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा लिख दिया मैंने, दिस इज आर ग्रुप, दिस इज H ग्रुप, दिस इज COH, एंड वी हैव CH2 ग्रुप, और उसके बाद कोई NH2 ग्रुप जुड़ रखा है, एंड नाउ दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, सच अमीनो एसिड्स आर नोन एज बीटा अमीनो एसिड्स। सो दिस इज वेरी सिंपल। और अगर इसके अगले वाला कोई आ जाए CH2 और उस पर NH2 जुड़ रखा हो, तो उसको हम गामा अमीनो एसिड पढ़ लेंगे। सिमिलरली उसके अगले वाला आ जाए तो डेल्टा अमीनो एसिड पढ़ लेंगे, राइट। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन कि NH2 ग्रुप किस कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा अमीनो एसिड का, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इस अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है कि 2 से 3 अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, जेके बॉस के एग्जाम में पूछ लेता है कि किन्हीं अमीनो एसिड्स के, किन्हीं 2-3 अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो हम 2-3 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं, आपको ये ध्यान में रखने होंगे। मान लीजिए मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ ग्लाइसिन। आपको क्या करना है, जनरल स्ट्रक्चर में ये 3 चीज़ें चेंज नहीं करनी, सिर्फ R बदलेगा।
जो आर ग्रुप आपका है ना, सिर्फ आर को चेंज करना है आपको। अगर मैंने ग्लाइसिन लिख दिया तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल जैसा चल रहा था वैसा ही लिखेंगे, बस ये आर को हटा के एच लिख देंगे, बाकी सारे के सारे ग्रुप सेम। सो यहाँ पे COH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे आपका H आ जाएगा और ऊपर H आ गया। दिस इज नॉन एज ग्लाइसिन। सो ग्लाइसिन में आप आर को किससे बदल देंगे, H से। और आप ये देखेंगे कि ये जो ग्लाइसिन है ये इकलौता ऐसा अमीनो एसिड देखने को मिल जाएगा आपको अमंग ऑल द 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, 20 स्टैंडर्ड नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स, जो ए कायरल होता है। इसमें जो सेंटर होगा ये कायरल नहीं होता, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता क्योंकि ये ए कायरल है। ये कैसा है, ए कायरल, राइट। सो ये आ गया आपका ग्लाइसिन। नंबर सेकंड में लिख लेता हूँ, लेट्स से एलेनिन। एलेनिन, अब आपको क्या करना है, जो आर ग्रुप था उसकी जगह पे CH3 लिख दो, सिंपली एलेनिन बन जाएगा। सो जो आर ग्रुप था उसकी जगह पे मैंने CH3 लिख दिया और बाकी सारे के सारे ग्रुप सेम कर दिए, बाकी जैसा था वैसा ही। देन वी हैव COH, ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव NH2 एंड देन वी हैव H। दिस इज नॉन एज एलेनिन। बताइए कितना सिंपल है याद रखना, ठीक है। अच्छा मान लीजिए एक और मैं अगर लिख लूँ, आप क्या करेंगे, CH3 की जगह पे CH2 लिख लीजिए और इसके साथ में एक फिनाइल रिंग लगा दो। कुल मिला के CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा के एक फिनाइल रिंग लगा दीजिए, बस एक और अमीनो एसिड आपके पास जनरेट हो जाएगा। एंड दिस अमीनो एसिड, बाकी सारे ग्रुप सेम, दिस इज नॉन एज फिनाइल एलेनिन। दिस इज कॉल्ड फिनाइल एलेनिन। सो एलेनिन ही लिखा, बस एलेनिन की जगह पे जो एक हाइड्रोजन था उसकी जगह पे फिनाइल रिंग लगा दिया, ठीक है। ये बन जाएगा आपका फिनाइल एलेनिन। अच्छा मान लीजिए एक और लिख लेता हूँ मैं, अगर आप क्या कर दें कि इस आर ग्रुप की जगह पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा लो, मान लो इस तरीके से आपने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा लिया। यहाँ पे COH जैसा था वैसा ही, NH2 जैसा था वैसा ही, और यहाँ पे आपका H जैसा था वैसा ही। अब जब आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपने लगा लिया, दिस इज नोन एज वेलाइन, दिस इज नोन एज वेलाइन। इसको हम पढ़ते हैं वेलाइन अमीनो एसिड, ठीक है। मैं 5-6 बता देता हूँ, आपको बस 1-2 ध्यान में रखने एग्जाम के लिए। अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा कर दूँ कि यहाँ पे COH ग्रुप सेम रख लूँ, यहाँ पे NH2 ग्रुप जैसा चल रहा था वैसा ही, H ग्रुप जैसा चल रहा था वैसा ही। यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे मैं लिख दूँ, इस एलेनिन से एक H हटा के CH2 जैसा था वैसा ही, और साथ में लगा दूँ मैं OH ग्रुप। दिस इज कॉल्ड सीरीन। इसको हम सीरीन पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो मैंने 5-6 अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर लिख लिए। ये बहुत ईजी है आपके लिए याद रखना, है कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बस R हटा के ग्रुप चेंज करना है। अगर आपने R हटा के H लगा दिया ग्लाइसिन बन जाएगा, R हटा के CH3 लगा लिया एलेनिन बन जाएगा, और R हटा के CH2OH लगा दिया तो सीरीन बन जाएगा। तो ये 2-3 आप ध्यान में रख सकते हैं जो JK बॉस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये जो ग्लूकोज हमने ऊपर पढ़ा, आपने देखा ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन हम डिसाइड करते हैं लास्ट कायरल सेंटर पे जो OH ग्रुप है उसका पोजीशन देख के। अगर राइट साइड पे हो तो D लिखते हैं और लेफ्ट साइड पे हो तो L लिखते हैं। सिमिलरली ये जो आपके अमीनो एसिड्स हैं, इन अमीनो एसिड्स में भी इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होता है। अगर तो आपका NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड पे हो तो इसको हम L कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, सो दिस बिलोंग्स टू L सीरीज। और अगर यही OH ग्रुप यही NH2 ग्रुप आपका राइट साइड पे हो जाए देन दैट इज नोन एज D सीरीज, ठीक है। सो अगर यही NH2 लेफ्ट पे हो तो L सीरीज और यही राइट पे हो तो D सीरीज। देखिए अगर NH2 ग्रुप, अब ये देख सकते हैं जो ये ग्रुप लिख रखा है NH, बेसिकली ज्विट्राइन फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी आपको ध्यान में होगा जो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका COH फॉर्म में होता है और NH2 फॉर्म में था। तो अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रोटॉन ट्रांसफर करके, इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर करके इसको ज्विट्राइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ज्विट्राइन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, नॉर्मल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ऐसा हो जाएगा, अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट पे है, मैं सिंपली न्यूट्रल फॉर्म में लिख लेता हूँ इसको, या तो आपका NH2 ग्रुप राइट पे हो, इसको हम पढ़ेंगे L, दिस बिलोंग्स टू L सीरीज एंड दिस बिलोंग्स टू D सीरीज। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। और जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आपके हैं वो L सीरीज से बिलोंग करते हैं, जो भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं, राइट, इट बिलोंग्स टू D सीरीज, ओके। अच्छा उसके बाद बात कर लेंगे अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन की। अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट बात, एक और, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स का है बेस्ड ऑन देयर सिंथेसिस, के बॉडी में वो सिंथेसाइज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उस बेसिस पे 2 तरह के होते हैं, वन इज़ एसेंशियल अमीनो एसिड एंड अनदर वन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट। अच्छा अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो जिनको हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता या हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, ठीक है। सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, हमें डाइट के थ्रू इनको कंज्यूम करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता, बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज
ये मैं वो क्लासिफिकेशन पढ़ रहा हूँ जो एनसीईआरटी पे होती है, अदरवाइज इसके डिटेल क्लासिफिकेशन आप पढ़ लें तो आप देखते हैं कुछ आपके पास सेमी एसेंशियल भी हो जाते हैं, कुछ एसेंशियल, कुछ नॉन एसेंशियल, कुछ सेमी एसेंशियल या पार्शियली एसेंशियल भी आप उनको पढ़ते हैं। बट ये मैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ सिर्फ जो आपके लिए ज़रूरी हैं और इनको बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनको आपको डाइट के थ्रू कंज्यूम करना पड़ेगा, ये आपको वाया डाइट लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं सिंपल पॉइंट करके लिख रहा हूँ, आपको मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है ये क्लासेस में भी। और ये वाला आपका है, इसको आपको डाइट के थ्रू कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब टोटली जो टोटल आपके नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं वो 20 हो जाते हैं। 20 आपके स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, 20 नेचुरली अकरिंग स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। इसका ये मतलब है कि जो नेचुरली अकरिंग, एक्चुअली में 300 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं, बट उनमें से 20 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं या जो रोल प्ले करते हैं, मेजर रोल जो प्ले करते हैं। अब इनमें से 20 यहाँ पे, 10 यहाँ पे आ जाते हैं और 10 अगले वाले में। और इनको याद रखने का तरीका होता है पीवीटी टिम हॉल, इसको पीवीटी टिम हॉल से याद रखा होता है। मैंने आपको क्लास में भी इसके ट्रिक्स बता रखे हैं। और इनको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बना रखा था, AAA STPC, इस तरीके से हम इनको याद रखते हैं। सो P इज़ फिनाइल एलानिन, फॉर P वी हैव फिनाइल एलानिन, V इज़ वेलाइन, ये आप सबको याद होंगे, T इज़ ट्रिप्टोफैन, देन नेक्स्ट T इज़ थिरोनिन, राइट, देन I इज़ आइसोल्यूसिन, M इज़ मिथियोनिन, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है। देन वी हैव H इज़ हिस्टिडीन, देन वी हैव A इज़ अर्जिनाइन, ए से 4 अमीनो एसिड होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। एसेंशियल में आपका अर्जिनाइन आ जाता है। देन वी हैव L से लाइसिन एंड L से ल्यूसिन, ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आ जाते हैं। ठीक है, नॉन एसेंशियल में कौन कौन सा आ जाता है? वी हैव एलेनिन, 3 A वाले, एलेनिन के बाद एस्परजेनाइन, देन वी हैव एस्पार्टिक एसिड, राइट, एस्पार्टिक एसिड, देन G, one is glycine, another one is glutamine, then glutamic acid, right, glutamic acid, then we have S-serine, then T is tyrosine, right, then we have P is proline, and then C is cytosine. These are नॉन एसेंशियल। ठीक है, तो इनको याद रखना बहुत ईजी है, आप इस ट्रिक के थ्रू भी इनको याद रख सकते हैं, या कोई और ट्रिक आपके पास है तो वैसे भी याद रख सकते हैं, या जिनने ऑलरेडी याद कर रखे हैं वो तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सो दीज आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, इसके बाद एक तरह की क्लासिफिकेशन आपको और देखने को मिल जाती है इसमें, और वो क्लासिफिकेशन आपकी बेस्ड होती है कि वेदर आपके अमीनो एसिड्स न्यूट्रल हैं या एसिडिक है या बेसिक है। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात, एसिडिक और बेसिक। अगर तो अमीनो एसिड्स में COH और NH2 का नंबर सेम हो जाए, अगर NH2 और COH का नंबर बराबर है, सच अमीनो एसिड्स आर न्यूट्रल। और अगर आपका NH2 का नंबर कम है और COH का नंबर ज़्यादा है, देन दोज आर एसिडिक। और अगर NH2 का नंबर ज़्यादा है और COH का नंबर कम है, देन दोज आर बेसिक। बहुत सिंपल सी बात, क्योंकि इस पूरे अमीनो एसिड में NH2 बेसिक ग्रुप है और COH एसिडिक ग्रुप है। अब इनके एग्जाम्पल्स भी आपको दो ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूट्रल आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, ग्लाइसिन पढ़ लिया आपने, एलेनिन पढ़ लिया आपने, वेलाइन पढ़ लिया, एटसेट्रा, राइट। एसिडिक में आप एसिड वाले जो आपने पढ़े वो लिख लीजिएगा, एस्पार्टिक एसिड आ गया आपका, नंबर सेकंड ग्लूटामिक एसिड आ गया आपका। और न्यूट्रल वाले जो आप DNA में भी पढ़ लेते हैं, वी हैव लाइसिन, वी हैव हिस्टिडीन एंड अर्जिनाइन, ये वाले आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हल्की सी बात है, इसको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो ये अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन जो NCERT पे रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे NCERT पे ये चीज़ें लिख रखी हैं सब की सब, आप चाहो तो NCERT से भी इसको देख सकते हो, राइट। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका अमीनो एसिड है, एक्चुअली में ये अमीनो एसिड ज्वेट्राइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि जो अमीनो एसिड आपका है वो ज्वेट्राइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ज्वेट्राइन फॉर्म का ये मतलब होगा, लेट्स से वी हैव दिस R, दिस H, दिस COOH एंड दिस इज NH2। नाउ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप एज वेल एज दिस कंटेन एसिडिक ग्रुप एज वेल एज बेसिक ग्रुप। तो एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों होने के कारण ये एसिडिक ग्रुप से H पॉजिटिव ट्रांसफर देखने को मिलता है बेसिक ग्रुप की तरफ। सो देयर इज इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर, और इस इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर के कारण इंटरनल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। सो इट विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, विल फॉर्म NH3 पॉजिटिव एंड दिस विल बी R, दिस विल बी H एंड दिस इज COO नेगेटिव। सो कुल मिला के इंटरनल सॉल्ट्स बनेंगे एंड दिस डाइपोलर मॉलिक्यूल
जो आपके पास डाईपोलर मॉलिक्यूल जनरेट होगा जिसमें दो पोल्स देखने को मिल जाएंगे, नेगेटिव पोल भी और पॉजिटिव पोल भी, दिस इज कॉल्ड ज्विटर-आइन। इसको ज्विटर-आइन पढ़ लेंगे या इसको इंटरनल सॉल्ट भी पढ़ लेते हैं। और अमीनो एसिड आपके नॉर्मल सॉल्ट, ये मान लीजिए जो अमीनो एसिड आपके देखने को मिल रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी पे लिख रखी है, देखिएगा आप कि जो अमीनो एसिड्स आपके हैं ये अमीनो एसिड्स बिहेव करते हैं, यहाँ पे लिख रखा है देखिए, दे बिहेव लाइक सॉल्ट्स रेदर देन सिंपल अमीनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड या अमीनो एसिड्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं बल्कि सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्विटर-आइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। सो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमीनो एसिड्स का बिहेवियर ये भी इनमें देखने को मिल जाता है, बट एक्चुअली में ज्विटर-आइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से ज्विटर-आइन फॉर्म में हो जाते हैं। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में जो आपको ध्यान में रखना है इनके प्रॉपर्टीज़ में, वो ये है कि दीज आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। एनसीईआरटी पे पॉइंट लिख रखा है। नंबर 3, सिंस दे कंटेन COH ग्रुप एंड NH2 दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स, सो दे आर वाटर सॉल्युबल। These are water soluble. Why these are water soluble? They are able to form hydrogen bonds with water molecules. Number next is since they behave as a dipolar molecule. तो अगर मैं इनके डिस्क्रीट फॉर्म्स की बात कर लूँ तो डाइपोलर मॉलिक्यूल्स आपस में डाइपोलर इंटरेक्शन दिखाएंगे और डाइपोलर इंटरेक्शन के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। सो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। और नंबर 4 पॉइंट, क्योंकि इनमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों होंगे, सो ये आपके देखने को मिल जाते हैं एम्फोटेरिक नेचर के। सो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करेंगे। सो एम्फोटेरिक बिहेवियर इनमें देखने को मिल जाएगा आपको, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एक तो ज्विटर-आइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तीसरा वाटर सॉल्युबल होंगे, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और एम्फोटेरिक बिहेवियर होगा क्योंकि एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो आप चाहो तो इसको एनसीईआरटी से भी एक बार नज़र मार सकते हो, बट मोटे मोटे पॉइंट जो थे वो मैंने लिख दिए जो आपको लगने हैं। सब पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा, राइट। अच्छा, इसके बाद ये अमीनो एसिड्स की बात आ गई। अमीनो एसिड्स में इतना ही था, आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। 2-3 अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, एल कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, और फिर अमीनो एसिड्स में क्लासिफिकेशन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, और फिर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, और इसके प्रॉपर्टीज़, राइट। अच्छा, इसके बाद नंबर नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं प्रोटीन आपको बता सकता हूँ। इसके बाद मैं बता दूंगा आपको वाइटामिन्स के बारे में। वाइटामिन्स की इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, ठीक है जी। वाइटामिन्स सबसे इजी टॉपिक है। नाउ वी हैव वाइटामिन्स। अच्छा, वाइटामिन्स वो बायोमोलिक्यूल्स जिनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट स्मॉल अमाउंट में होगी, ये सिर्फ स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होंगे। दोज बायोमोलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय आवर बॉडी, छोटे छोटे अमाउंट में रिक्वायरमेंट होगी। और रिक्वायरमेंट होनी ज़रूरी है क्योंकि अगर इनका डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज़ हो सकता है। किस लिए? हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना, लाइफ के लिए ज़रूरी है, बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सो इनका स्मॉल अमाउंट में कंजप्शन बहुत ज़रूरी होगा। अच्छा, जो वाइटामिन्स आपके होंगे, ये वाइटामिन्स का जो पहला क्लासिफिकेशन है, वाइटामिन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वेदर दे आर सॉल्युबल और नॉट। सो वी हैव वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, वी हैव वाटर सॉल्युबल, जेके बॉस में भी ये पूछ लेता है और सीबीएसई में भी पूछ लेता है। एंड देन वी हैव वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल को हम फैट सॉल्युबल भी पढ़ लेते हैं, फैट soluble. So water soluble vitamins are those vitamins which are soluble in water and they cannot be stored in our body. एक और important point इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते क्योंकि वाटर सॉल्युबल हैं और वाटर सॉल्युबल होने के कारण ये बॉडी से वाया यूरिनेशन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ये बॉडी में सॉल्युबल नहीं, ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते क्योंकि पानी में सॉल्युबल हैं, सेल्स में पानी होता है, तो ये पानी में मिक्स होने के बाद किडनी के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। अब वाटर में सॉल्युबल कौन कौन से होंगे, इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका, आपको BC याद रखना है बस, ठीक है। सो वाइटामिन B कॉम्प्लेक्सेस जितने भी होंगे, एक तो वाइटामिन B कॉम्प्लेक्सेस, आपके वाइटामिन B कॉम्प्लेक्सेस टोटल 8 हो जाते हैं वाइटामिन B कॉम्प्लेक्स, एनसीईआरटी ने सिर्फ 4 लिखे। और दूसरा आपका वाइटामिन C, ये वाले आपके वाटर सॉल्युबल होंगे। बस इस वाले में एक को छोड़ के, इस वाइटामिन B में जो 8 होंगे, एक को छोड़ के वो है आपका वाइटामिन B12। जो वाइटामिन B12 है एक्चुअली में वाटर सॉल्युबल होता है बट इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू गेट एक्सक्रीटेड थ्रू बॉडी, बॉडी से बाहर आने में थोड़ा लंबा टाइम लगाता है क्योंकि इसका जो पाथवे होगा, एक्सक्रीटरी पाथवे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सो ये आपका जो वाइटामिन B12 है ये बॉडी से बाहर आने में थोड़ा टाइम लगा लेता है। तो ऐसा मान लीजिए कि वाटर सॉल्युबल तो होता है बट साथ साथ में काफ़ी टाइम के लिए बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। देन वी हैव वाटर इनसॉल्युबल। तो वाटर इनसॉल्युबल में आपके कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं, दिस इज सिंपली कीड़ा, इसको इस तरीके से भी याद रखा जाता है, राइट।
विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये वाले आपके वाटर इनसॉल्युबल हो जाएंगे। एक नंबर में भी सवाल एग्जाम में बनता है आपके, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिख रखे हैं फैट सॉल्युबल वाले, ये फैट सॉल्युबल वाले और ये वाटर सॉल्युबल वाले। सो वाटर सॉल्युबल वाले जो बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते एक्सेप्ट विटामिन B12, ये दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये रेडियली एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से, लेकिन विटामिन B12 को एक्सक्रीट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये वाले जो है आपकी कीड़ा वाले, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद आपके जो विटामिन हैं ये कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, क्या इनका सोर्स होगा और क्या इनका डेफिशिएंसी डिजीज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। दिस विटामिन ए विच इज़ नोन एज रेटिनोल, इसका साइंटिफिक नेम रेटिनोल होगा, ठीक है। इस विटामिन ए का अगर डेफिशिएंसी हो जाए इट काजेज ज़ीरोफ्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। इसके जो दो डिजीजेज आपको ध्यान में रखने हैं वो है ज़ीरोफ्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ज़ीरोफ्थैल्मिया इज हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, ये आंखों को इफेक्ट करता है। एंड नाइट ब्लाइंडनेस इज कि आपका जो डिम लाइट है, डिम लाइट में इंसान देख नहीं पाएगा, ठीक है ना, विजन ब्लर हो जाती है। ऐसा मान लीजिए उसका विजन थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, आंखों की रोशनी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, तो डिम लाइट में देख नहीं पाता है, नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विटामिन B1, विटामिन B1 इज नोन एज थायामीन, विटामिन B1 इज थायामीन, रिमेंबर दिस इज थायामीन नॉट थाया, THY नहीं है, दैट THY इज नाइट्रोजनस बेस। विटामिन B1 इज थायामीन और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है बैरी, और बैरी का मतलब है कि भूख खत्म हो जाती है और रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है। देन वी हैव विटामिन B2 विच इज़ नॉन एज राइबोफ्लेविन, ये बहुत ही सिंपल सी बात है इसलिए मैं सिंपली यहीं से पढ़ के बता रहा हूँ, मैंने क्लास में भी ये डिटेल में आपको बता रखा है। विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज चिलियोसिस है, और चिलियोसिस का मतलब है मुंह पे या लिप्स पे कट लग जाते हैं, और साथ साथ में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, और बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन भी इसकी वजह से हो जाती है। बीच में इनके सोर्सेज लिखे हुए हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी सी बात है, इनका सोर्स ध्यान में रख सकते हैं आप। देन वी हैव विटामिन B6 विच इज़ नॉन एज पायरिडॉक्सिन, और इसके डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो इसको कन्वल्जन्स कहेंगे, कन्वल्जन्स या सिजर्स, जिनमें अनकंट्रोल्ड शेकिंग ऑफ लिम्स एंड मसल्स देखने को मिल जाता है। द विटामिन B12, दिस विटामिन B12 इज नोन एज सायानोकोबालामाइन, दिस इज कॉल्ड सायानोकोबालामाइन, सायानोकोबालामाइन, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होगा एज ए सेंट्रल एटम, और ये इकलौता ऐसा विटामिन है जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेसिकली अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। और इसका डेफिशिएंसी डिजीज़, अगर इससे डेफिशिएंसी हो जाए तो इसके डेफिशिएंसी डिजीज़ को पर्नीशियस एनीमिया या मेगोब्लास्टिक एनीमिया भी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन में RBC की डेफिशिएंसी हो जाती है, राइट। देन वी हैव विटामिन C, विटामिन C इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको इस तरीके से पूछ लेता है कि बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है जो एसिड के नाम से होगा, या कौन सा एसिड है जो विटामिन होगा, सो वो आपका जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। सो एस्कॉर्बिक एसिड ये आपका विटामिन C हो जाएगा। और इसका सिट्रस फ्रूट्स, ये बहुत अच्छा सोर्स इसका होता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी का मतलब होता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों में दर्द हो जाता है, दांतों से ब्लीडिंग हो जाती है। देन वी हैव विटामिन D, दिस विटामिन D इज नोन एज अल्फा टोकोफिरोल, सॉरी दिस इज अर्गो कैल्सीफिरोल और कोल कैल्सीफिरोल, अर्गो कैल्सीफिरोल और कोल कैल्सीफिरोल, ये D2 और D3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, प्लांट्स में और एनिमल्स में, दोनों में। अच्छा, जो विटामिन D होगा, दिस विटामिन D इज आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन, दिस इज सनशाइन विटामिन। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी सिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी होता है। बेसिकली इसका जो सिंथेसिस है, ये एक मिथ होता है जो बच्चों को जनरली ध्यान में नहीं होता। इसका जो सिंथेसिस है वो हमारी बॉडी में स्टार्ट होता है। जो इंसान की स्किन है, जो हमारी स्किन है, हमारी स्किन में जो 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, जो कि इस विटामिन D का प्रिकर्सर होता है। जब इस पर UVB रेज पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट B रेज पड़ती हैं इस पर, तो अल्ट्रावायलेट B रेज को डिकम्पोज कर देता है और कन्वर्ट कर देता है विटामिन D में, जिसका लाइफ साइकिल हमारे लिवर और किडनी में ख़त्म हो जाता है। लिवर या किडनी में इसका लाइफ साइकिल फिनिश हो जाता है। कुल मिला के इसका सिंथेसिस हमारी बॉडी में होता है। बस बनने के लिए UVB ज़रूरी है, अल्ट्रावायलेट ज़रूरी है, जो आपको सुबह सुबह चमकती हुई धूप में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अल्ट्रावायलेट B, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन पढ़ते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमें धूप से मिलेगा, धूप से नहीं मिलेगा, बस धूप ज़रूरी है इसकी सिंथेसिस के लिए। और इसका अगर डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाए तो इससे बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं और चिल्ड्रंस में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। चिल्ड्रंस में रिकेट्स हो जाता है और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, जो दोनों के दोनों डिजीज़ बोन से रिलेटेड हैं, कि बोन में जो कैल्शियम रिटेनिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है, बोन डिफॉर्मिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। देन वी हैव विटामिन E, दिस विटामिन E इज़ नोन एज अल्फा टोकोफिरोल, दिस इज अल्फा टोकोफिरोल।
ठीक है, बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा ये। दिस इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, अ वेरी गुड एंटी एजिंग वाइटामिन। सिमिलरली ये जो विटामिन सी आपका था, इट इज़ आल्सो अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, इट इज़ आल्सो अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। एंटी एजिंग फैक्टर इनमें होते हैं और इवन इनको क्रीम्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्यूटी एनहांस करने के लिए। इसको ब्यूटी विटामिन भी पढ़ लेते हैं, जो विटामिन ई आपका है इसको ब्यूटी विटामिन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है ये मसल वीकनेस कर लेता है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाता है और आरबीसी का फ्रेजाइलिटी बढ़ जाता है, और कुल मिला के अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से फर्टिलिटी इफेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से फर्टिलिटी इफेक्ट होगा, इसकी वजह से फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है। ठीक है ना। देन वी हैव विटामिन के, इट इज़ आल्सो नोन एज फाइलोक्विनोन, इसको फाइलोक्विनोन भी पढ़ लेते हैं। एंड दिस विटामिन के इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। सो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, सो इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग को इफेक्ट कर जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है, सो विटामिन्स बहुत हल्का सा टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है विटामिन्स का आपका। सो ये विटामिन्स की इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी। अच्छा, उसके बाद जब आपने अमीनो एसिड्स पढ़े तो अमीनो एसिड्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है प्रोटीन्स। जब आपने अमीनो एसिड पढ़े तो अब हम प्रोटीन बना सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ेंगे और प्रोटीन्स बना देंगे। देखिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, अल्फा अमीनो एसिड कंसिडर कर लिए। सो वी हैव दिस आर ग्रुप, दिस एच ग्रुप, एंड दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एंड दिस इज NH2, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली एक और अल्फा अमीनो एसिड अगर मैं इसके सामने रख दूँ, सेम तरह का एक और अल्फा अमीनो एसिड इसके सामने अगर मैंने रख दिया, सो लेट्स से वी हैव दीज 2 अल्फा अमीनो एसिड्स, ये एक और अल्फा अमीनो एसिड मैंने सामने रख लिया। अब इस अल्फा अमीनो एसिड में यहाँ से OH ग्रुप और अगले वाले से H ग्रुप हटेगा और वाटर मॉलिक्यूल हटा दूंगा मैं, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल हटा दूंगा तो ये 2 अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे, और आपस में किसके थ्रू जुड़ जाएंगे, ये इस लिंकेज के थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे। सो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा, और ये कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड जो आपको देखने को मिल रहा है, ये कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड किसके थ्रू जुड़ रहा है, C डबल बॉन्ड और NH के थ्रू। दिस C डबल बॉन्ड और NH थ्रू, NH इज नोन एज एमाइड लिंकेज, दिस इज एमाइड लिंकेज। सो 2 अमीनो एसिड आपस में एमाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ जाएंगे, और ये एमाइड लिंकेज को ही आप पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ लेते हैं, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। सो ये आपस में बना लेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। सिमिलरली अगर मैं एक और अल्फा अमीनो एसिड इस ये जो आपके पास बनेगा, दिस इज डाइपेप्टाइड सिंपली, राइट। ये तो डाइपेप्टाइड मैंने बना लिया कि 2 अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ दिया, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया, डाइपेप्टाइड बन गया। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको भी आगे जोड़ दूं, और मान लीजिए इसके भी H को हटा के आगे चेन कंटिन्यू कर लूँ, सो इसको भी मैंने आगे जोड़ रखा है N टाइम्स, और मान लीजिए इसको भी आगे जोड़ रखा है N टाइम्स। सो कुल मिला के जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। एंड दिस पॉलीपेप्टाइड इज नथिंग बट प्रोटीन, दिस इज वट प्रोटीन इज। सो प्रोटीन्स आर दोज नाइट्रोजनस बेस्ड हाई मॉलिक्यूलर वेट बायोमॉलिक्यूल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको डेफिनेशन ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इससे कोई बड़ा सवाल एग्जाम में नहीं आता। सो प्रोटीन्स आर nitrogenous based, these are nitrogenous based high molecular weight biomolecules which are formed by the combination of amino acids। जो कहाँ से बना होगा, अमीनो एसिड से, और ये बॉडी की ग्रोथ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, ये जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो प्रोटीन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन करेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, एक वाले का COH ग्रुप और दूसरे का NH2 ग्रुप से हाइड्रोजन हट के वाटर मॉलिक्यूल जब हट गया तो एमाइड लिंकेज है, जो पेप्टाइड लिंकेज आपके पास बनेगा, सो ये आपके पास जनरेट करेंगे पॉलीपेप्टाइड को या प्रोटीन को। सो दिस इज प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड जो अल्फा अमीनो एसिड के बने होंगे, राइट। अच्छा, ये प्रोटीन्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो आपके एग्जाम में आता है वो ये है कि प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन किया जाए उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे आप क्लासीफाई कर सकते हैं, मान लीजिए आपने प्रोटीन बना लिए, सपोज कर लीजिए 4 अमीनो एसिड मैंने कंसिडर किए, मान लो मैंने ग्लाइसिन रख लिया, सपोज कर लीजिए मैंने हिस्टडीन लिख लिया, मैंने हिस्टडीन अमीनो एसिड लिख लिया, मान लीजिए मैंने एलेनिन अमीनो एसिड लिख लिया, और सपोज कर लो मैंने लाइसिन अमीनो एसिड लिख लिया। ठीक है, ये अमीनो एसिड मैंने आपस में जोड़ रखे हैं। अब ये अमीनो एसिड आपस में किस तरीके से जुड़े होंगे, क्या स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़े होंगे, क्या ग्लाइसिन के बाद हिस्टडीन एलेनिन लाइसिन ऐसा जुड़ा होगा, या क्या ऐसा होगा, मैं ऐसा लिख लूँ, देखिए पहला ग्लाइसिन मैं सिंपली इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, या क्या हिस्टडीन उसके बाद जुड़ा होगा, क्या उसके बाद लाइसिन और उसके बाद एलेनिन जुड़ा होगा, क्या इस फॉर्म में जुड़े होंगे, या क्या ये इस फॉर्म में जुड़े होंगे कि पहले एलेनिन हो जाए, फिर हिस्टडीन हो जाए, फिर ग्लाइसिन हो जाए, और फिर मान लीजिए आपका ये जो
लास्ट वाला आपका था लाइसिन, ये हो जाए, क्या इस सीक्वेंस में जुड़े होंगे? सो किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े होंगे, दैट इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ चेन। ये फर्स्ट लेवल का आपको सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ चेन इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ये मतलब होगा कि ये जो आपके पास अमीनो एसिड्स हैं, अब जब इन अमीनो एसिड्स में आपस में फोल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा, और वो फोल्डिंग का कारण होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लीजिए मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया, और इस फोल्डिंग का कारण होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कोई C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहा होगा, यहाँ पे कोई NH ग्रुप रहा होगा और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ग्रुप रहे होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, यहाँ पे भी ऐसे ग्रुप रहे होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। सो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो लीनियर चेन आपका चल रहा था, इस लीनियर चेन में फोल्डिंग हो गया, और ये फोल्डिंग होने के कारण जो स्ट्रक्चर आपका जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इसमें जो जिस तरह की बॉन्डिंग्स का रोल था, दैट वाज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो मॉलिक्यूल में ट्विस्टिंग या कॉइलिंग देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, वन इज नॉन एज अल्फा हेलिक्स, ये आप राइट हैंडेड कॉइल स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, एंड सेकेंड इज नॉन एज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। और बीटा प्लेटेड में आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे पर्दे के फोल्ड्स हो जाते हैं, या पर्दा देखेंगे, जो पर्दे के फोल्ड होंगे, इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ इसको, देखिए ये पर्दे के फोल्ड्स हैं, जस्ट लाइक द फोल्ड्स ऑफ ड्रैपरी, पर्दे के फोल्ड्स। ये पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रखा है, मान लीजिए इस तरीके से। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स अगर आपके जिगजैग मैनर में हो, अगर जिगजैग मैनर में है, और जस्ट लाइक फोल्ड्स ऑफ ड्रैपरी, ये पर्दे के फोल्ड्स की तरह अगर आपको देखने को मिल जाएं, देन सच स्ट्रक्चर्स आर नोन एज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। इसको हम बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, और ये इसका भी कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब कि प्रोटीन का वो स्ट्रक्चर जो फोल्डिंग की वजह से या ट्विस्टिंग की वजह से बनेगा, और वो ट्विस्टिंग किस वजह से होगी, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। सो स्टेबलाइजेशन कौन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइड करता है, राइट। अच्छा, टर्शियरी स्ट्रक्चर का ये मतलब होगा कि जब एक्सट्रीम लेवल का फोल्डिंग हो जाए, जब आपका एक्सट्रीम लेवल का फोल्डिंग हो जाए, अब आपको क्या करना है, एक्सट्रीम फोल्डिंग करना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। और इस एक्सट्रीम फोल्डिंग के बाद जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा, जो 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन बनेगा, दैट इज नॉन एज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। और कौन कौन से बॉन्डिंग्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका थोड़ा आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये जो आपके C डबल बॉन्ड O और NH2 ग्रुप था, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, सो पहली तरह का लिंकेज हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी तरह का, क्योंकि हमें पता है कि ये ज्विट्राइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, सो अगर ज्विट्राइन फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। सिमिलरली कुछ आपके अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, तो डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी देखने को मिल सकते हैं। और ये जो आपके हाइड्रोफोबिक पोर्शन बच गए, ये RH वाला पोर्शन, सो इनके बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या वेंडरवॉल इंटरेक्शन भी आपको देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, सो वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, देन वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक दूसरा वाला था, इट वाज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज H बॉन्डिंग, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, राइट। These are disulfide linkages, disulfide bonds, and this is hydrophobic interaction or van der Waal interaction. These are hydrophobic interactions. ये 4 तरह के इंटरेक्शंस के वजह से जो आपका मॉलिक्यूल है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन था, उसमें एक्सट्रीम लेवल का फोल्डिंग हो जाता है, और फोल्डिंग के कारण जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, दैट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज नोन एज टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड हो जाएगा, और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो आपके पास जनरेट होगा, उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहेंगे। देन वी हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अच्छा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का ये मतलब होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एग्रीगेट प्रोटीन है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब ये कि सपोज कर लीजिए आपके पास कोई ऐसा एग्रीगेट प्रोटीन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कोई एग्रीगेट प्रोटीन है। एग्रीगेट प्रोटीन का मतलब कोई ऐसा प्रोटीन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़े होंगे। लेट्स से मैं कुछ इस तरीके से इसको बना लेता हूँ, कुछ भी रफली समय इसको बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। और मान लीजिए एक और चेन कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। 2 चेन्स मैंने बना लिए। अब अगर तो मॉलिक्यूल में, अगर तो प्रोटीन आपका ऐसा है जिस प्रोटीन में 1 से ज़्यादा चेन्स आपके प्रेजेंट हों, तो इन चेन्स का नंबर पता करना, नंबर ऑफ चेन्स पता करना, नंबर ऑफ प्रोटोमर्स पता करना, इनको प्रोटोमर्स भी कहते हैं, प्रोटोमर्स या सब यूनिट्स भी बोल देते हैं। और इनका आपस में स्पेशल अरेंजमेंट कैसे होगा ये पता करना,
दिस इज नॉन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का ये मतलब नहीं होगा कि कोई फोल्डिंग हो रहा है, अब फोल्डिंग हो चुका है, फोल्डिंग नहीं होगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन किसी प्रोटीन में होंगे तो वो कितने चेन होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कितने चेन्स होंगे, प्लस उनका आपस में किस तरीके से 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा, दैट इज नोन एज दिस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन, आप देखते हैं हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें 4 चेन आपको देखने को मिल जाते हैं, 2 अल्फा चेन्स मिलते हैं और 2 बीटा चेन्स मिल जाते हैं। ये हीमोग्लोबिन, ये मैं हीम यूनिट बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका हीम यूनिट देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स से दिस इज हीम यूनिट, दिस इज ऑल्सो हीम यूनिट, दिस इज हीम यूनिट एंड दिस इज ऑल्सो हीम यूनिट, ठीक है। ये हीम यूनिट आपको देखने को मिल रहे हैं। सो ये हीमोग्लोबिन मैंने लिख दिया, हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। सो ये आ जाएंगे आपके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। देखिएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, द प्रोटीन हैज़ मोर देन 1 फोल्डेड अमीनो एसिड्स, उनका पता करना कितने हैं और किस किस फॉर्म में अरेंज हैं, कैसे एक दूसरे से स्पेशल अरेंजमेंट है, उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। ये अल्फा हेलिक्स है जो एनसीईआरटी ने इमेज बना रखी है, और ये इसका बीटा प्लेटेड फॉर्म है, बीटा प्लेटेड फॉर्म जो एनसीईआरटी ने लिख रखा है। सिमिलरली एनसीईआरटी इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करता है कि लेट्स से दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अब जब इसमें फोल्डिंग हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, सो दिस बिकम्स द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जब ओवरऑल फोल्डिंग मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा, जितना फोल्डिंग पॉसिबल होगा ड्यू टू ऑल दोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, ड्यू टू ऑल दोज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड लिंकेजेस एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, देन दैट बिकम्स द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और अगर कोई पॉलीपेप्टाइड कोई प्रोटीन एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होगा, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कैसे जुड़े होंगे, इनका नंबर पता करना और इनका स्पेशल अरेंजमेंट पता करना, दिस इज नॉन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, राइट। ये एनसीईआरटी ने इमेज बना रखा है हीमोग्लोबिन का, आप देख सकते हैं ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो कर रखा है। ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 क्लासिफिकेशन आपके पास है फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं प्रोटीन्स के, 2 फॉर्म्स में और एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन का ये मतलब होगा जैसे आपके जो रोप, जो रस्सा होता है, कि एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड रस्से की तरह, थ्रेड की तरह एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से फोल्डेड फॉर्म में है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण, या इनको आसानी से मैं क्लास में भी इस तरीके से आपको बता देता हूँ, मैं क्लास में भी आपको बता रखा है। इजी याद रखने का तरीका ये होता है कि जैसे गुत्त होते हैं, जो लड़कियां होती हैं वो गुत्त करती हैं, ठीक है ना, बालों में गुत्त कर ली, वो जो गुत्त होगा दैट इज़ फाइब्रस प्रोटीन। अगर मान लीजिए कंघी कर ली और जो बाल झड़ गए, उन बालों को झड़ने के बाद जो गुच्छा बनेगा दैट इज़ व्हाट ग्लोबुलर प्रोटीन। जस्ट एक इस तरीके से कंपैरिजन करके आप याद रख सकते हैं कि जो आपका फाइब्रस प्रोटीन होगा वो थ्रेड लाइक अरेंजमेंट में होगा, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होगा वो स्फेरॉइडल अरेंजमेंट में होगा, ठीक है। अच्छा, ये लॉन्ग एंड नैरो होंगे और ये राउंड एंड स्फेरॉइडल होंगे, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया वही है, लॉन्ग एंड नैरो, एंड दिस इज राउंड एंड स्फेरॉइडल। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब गुत्त की तरह अगर आप याद रख रहे हैं तो ये बहुत टफ स्ट्रक्चर होगा और ग्लोबुलर बहुत हल्का फुल्का स्ट्रक्चर होगा। सो जो आपका फाइब्रस प्रोटीन होगा ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अगले वाला मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, ये इसके फंक्शंस हैं। अच्छा, पिछले वाले में आप ये देखोगे कि क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत टफ होगा तो ये बहुत ज़्यादा कम सेंसिटिव होता है पीएच और टेम्परेचर से, पीएच और टेम्परेचर पे उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, इफेक्ट नहीं करता इसको। लेकिन जो अगला वाला होगा इस पे पीएच और टेम्परेचर थोड़ा भी बदला जाए तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, ये काम करना बंद कर देता है। अच्छा, पिछले वाले में एक रेपिटेटिव अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस देखने को मिल जाता है एक रेगुलर ऑर्डर में, और अगले वाले में कोई रेगुलर ऑर्डर अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस में देखने को नहीं मिलता। अच्छा, पिछले वालों में जो OH ग्रुप होंगे वो जनरली इनवर्ड होंगे, जिसकी वजह से ये वाटर में इंसॉल्युबल हो जाते हैं, और अगले वाले में वाटर मॉलिक्यूल जो OH ग्रुप होंगे वो बाहर की तरफ रहेंगे, या जो भी पोलर ग्रुप रहेंगे, जो भी पोलर ग्रुप होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, जिसकी वजह से वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। इनके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अब क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें कौन कौन सा आपका प्रोटीन आ जाएगा, केराटिन प्रोटीन आ जाएगा, कोलेजन आ जाएगा, मायोसिन आ जाएगा, या इलास्टिन आ जाएगा। और अगले वालों में आपको ये ध्यान में रखना, एग्जांपल बहुत ज़रूरी है इनके। अगले वाले जो है फंक्शनल प्रोवाइड कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो एंजाइम्स आपके, या हीमोग्लोबिन आपका, इंसुलिन, या एंटीबॉडीज़ जिनको इम्यूनोग्लोबिन्स भी पढ़ा जाता है, ये आपके आ जाएंगे फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में डिफरेंस। ये बहुत हल्की सी चीज़ है, ये कोई इतनी टफ बात नहीं है, ठीक है ना। सो ये वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जो आपके PY जो पहले भी आ रखे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सवाल एग्जाम में आपके रिपीट हो जाते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। पहला सवाल जैसे आप देख सकते हैं, आपको लिंकेज बतानी है मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स में कौन सा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से डाइसेक्राइड बनता है, तो आपको पता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। फिर ग्लाइकोसिडिक को डिफाइन करना है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोस, ये भी आपको पता है, अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रुक्टोस बन जाता है।
फिर आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स लिखने हैं, फंक्शनल एक न्यूक्लिक एसिड के एक फंक्शन बताना है। अब क्योंकि बायो वाले जो बच्चे होते हैं उनको न्यूक्लिक एसिड पहले से पता होता है, तो इसलिए हमने न्यूक्लिक एसिड इसमें नहीं पढ़ा रखा है, अदरवाइज आपको न्यूक्लिक एसिड पहले से पता है, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड का एक फंक्शन बताना है, हेरिडिटी बता सकते हैं, जो ट्रांसफर है, कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफर है जनरेशन टू जनरेशन, वो काम न्यूक्लिक एसिड करता है। अच्छा, सॉल्युबल कौन सा होगा इसमें से, विटामिन ए और सी में से आपको पता है। सॉल्युबल वालों में आपको बी और सी याद रखना है बस, तो सी वाला सॉल्युबल होगा, ए वाला नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज लिखने आपको डी के, पता आपको रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। अनोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स जिन जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे OH ग्रुप के ओरिएंटेशन में डिफर करें, जैसे ग्लूकोज में कार्बन 1 था और फ्रुक्टोज में कार्बन 2 था, एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड आपका ग्लाइसिन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में एग्जांपल देना आपको और बताना है क्या होगा, ये भी ईजी है। DNA RNA में डिफरेंसेस आपको लिखने हैं, फंक्शंस बताने प्रोटीन्स के बॉडी में, ठीक है। तो प्रोटीन के फंक्शंस आप इजीली लिख सकते हैं, कौन कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करते हैं आपने अभी देख लिया। एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट जैसे केराटिन हो गया, कोलेजन हो गया, मायोसिन हो गया। उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उसके बाद एंजाइम्स से आप देख सकते हैं जो आपके केमिकल रिएक्शंस को एनहांस करेंगे, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में काम कर जाते हैं, मल्टीपल फंक्शंस आप लिख सकते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्लूकोज को जब ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, आपने देख लिया ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। पेप्टाइड लिंकेज क्या होगा, एग्जांपल देना आपको, ठीक है। सुक्रोज इन्वर्ट शुगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें इन्वर्जन देखने को मिल जाता है और प्लस साइन से रोटेशन माइनस की तरफ चला जाता है जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है। फाइब्रस और ग्लोबुलर में आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। अच्छा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पे आपको नोट लिखना, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक लास्ट पॉइंट, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, देख लीजिए, जब आपने अंडे को बॉईल किया तो आप ये देखोगे कि जो अंडा आपने बॉईल किया, तो बेसिकली बॉइलिंग इज डीनेचुरेशन। प्रोटीन्स के केस में इस फिनोमेना को डीनेचुरेशन कहा जाता है। ये आपका नेटिव प्रोटीन था। नेटिव प्रोटीन का मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट था, एक हायर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर में। लेकिन जब आपने पीएच को बदला, पीएच को चेंज कर लिया, या जब आपने टेम्परेचर को चेंज कर लिया, तो इसकी वजह से इसमें जो बॉन्डिंग्स प्रेजेंट थे वो बॉन्ड टूट गए, और ये जो आपका नेटिव प्रोटीन था जो एक हाईली फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट था, ये अनफोल्ड होके, अनकॉइल होके आपका सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा डीनेच्योर्ड प्रोटीन में। इसको हम डीनेच्योर्ड प्रोटीन पढ़ते हैं। डीनेच्योर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, जिसमें सिर्फ आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा वह इंटैक्ट रहेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट, और बाकी सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी सारे के सारे स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन कर जाते हैं। सो दिस फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग अ नेटिव प्रोटीन आर कन्वर्टिंग द हायर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इनटू इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस फिनोमिना ड्यू टू द चेंज इन पीएच और टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। इस फिनोमिना को डीनेचुरेशन पढ़ते हैं, डीनेचुरेशन। और इसी डीनेचुरेशन के कारण जो एग है वो सॉलिड्स, लिक्विड से सॉलिड में आ जाता है, पहले लिक्विड में हो जाता है और बाद में सॉलिड में। अदरवाइज बॉईल करने पे जनरली लिक्विड गैस में चला जाता है, बट अंडे में ऐसा नहीं होगा, एग में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे डीनेचुरेशन हो रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज डीनेचुरेशन, ठीक है। तो इजी है। फिर उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन बताने हैं, ठीक है, बता सकते हैं बहुत सारे। विटामिन और उनका क्लासिफिकेशन बताना है, बटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड्स कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं, ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, आपको पता है ये बात भी। ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बनाना है, ग्लूकोज के मेन रिएक्शंस आपको दिखाने हैं और जो इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सकते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर को, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एग्जांपल्स। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का स्ट्रक्चर आपको बताना है, और आपको आरएनए, ये तो सिंपल है, वैसे बायो वाले इसको इजीली कर सकते हैं। आपको डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाने और इनके बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं। उसके बाद आपको स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ बतानी है, अल्फा हेलिक्स की और बीटा प्लेटेड की। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में लिखना है। रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसेक्राइड्स, ये आपने सब देख लिया। और फिर ये एमसीक्यू आपको देखने को मिल रहे हैं, डेफिशिएंसी डिजीज सबके आपको बताने। ए का नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ीरोफ्थैल्मिया, B1 जिसको आप थायमिन भी पढ़ते हैं, बेरी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, विटामिन डी का रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया, ये भी आपने देख लिया। और विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।